Hello, welcome once again. This is 11th lecture of BMC, and today we'll discuss remaining part of concrete, and then we'll discuss the question of workbook of concrete and admixture, which were not discussed in last lecture. So we have discussed, we were discussing about the types of concrete. We were discussing about the types of concrete. So in that case, we have already discussed about fiber reinforced concrete. FRC discuss कर लिया था. Now moving further. So next category of types of concrete is self-compacting concrete. Self-compacting concrete. This is second concrete, that is self-compacting concrete. So self-compacting concrete का क्या मतलब होता है? Self-compacting concrete is a type of concrete which is having the tendency to get compacted by itself. ठीक है? So it gets compacted by itself. Compacted by itself after placing. That is without any external compaction. Without any external compaction of concrete will takes place. ठीक है? So compaction of concrete will takes place. तो यहां पे क्या हो रहा है कि कोई भी हम एक्स्ट्रा जो आप बाहर से कोई भी कॉम्पैक्शन नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट डूइंग एनी कॉम्पैक्शन फ्रॉम आउटसाइड. सो कंक्रीट को जस्ट आप प्लेस कर रहे हैं और कंक्रीट में कॉम्पैक्शन हो रहा है. So that is self-compacting concrete. ठीक है? So without any external compaction of concrete will take place. So this is the definition of self-compacting concrete. And it is used, कहाँ पे use होता है ये? It is used at the places where external compaction is not practically feasible. External compaction is practically not feasible. ठीक है? practically not feasible. तो ऐसा कई जगह होता है जहां पे practically feasible नहीं होता to do external compaction. In that case, we'll use self-compacting concrete. So what are the places where external compaction is not feasible? Like याद होगा आपको अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग. याद है आपको अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग जो हम ट्रिमी पाइप से कर रहे थे. अब उसमें अगर आप अंडर वाटर कॉन्क्रीट भी प्लेस कर रहे हैं और उसमें कॉम्पैक्शन कर देंगे तो कॉम्पैक्शन की वजह से वाटर मिक्स हो जाएगा पूरा कॉन्क्रीट के साथ, जो हम नहीं चाहते. सो अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग, या फिर कहां यूज कर सकते हैं, जैसे कॉन्क्रीटिंग इन कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट. कॉन्क्रीटिंग, ठीक है, जब हम लोग कॉन्क्रीट कर रहे हैं, कॉन्क्रीटिंग इन डेंस रेनफोर्स्ड एरिया. ठीक है? तो जहां पे बहुत डेंस रेनफोर्समेंट होता है, वेयर इज वेरी डेंस रेनफोर्स्ड एरिया एंड थिन क्रॉस सेक्शन. जहां पे थिन क्रॉस सेक्शन है और जो रेनफोर्समेंट का डेंसिटी है बहुत कंजेस्टेड है, बहुत ही डेंस है. In that case, it is not possible to insert the vibrator in that, and it is not possible to do external compaction. In that case, we can use self-compacting concrete, which will have already tendency to get compacted just after placing. ये खुद से ही compact हो जाता है. ठीक है? So it is highly workable concrete. अब खुद से concrete compact हो रहा है मतलब इसका internal work done बहुत ज्यादा है. So it's highly workable concrete. इट्स हाईली वर्केबल कंक्रीट. ये जो कंक्रीट होता है ये बहुत ही ज्यादा वर्केबल होता है. इट इज हाईली वर्केबल कंक्रीट. एंड इन दिस केस अब आपको पता है कि जब हम वर्केबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, इन दिस केस एडमिक्सचर्स आर मस्ट. तो एडमिक्सचर्स जरूर यूज होते हैं क्योंकि टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी हम वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इट विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द आपका कंक्रीट का, बट स्टिल वी कैन यूज द एडमिक्सचर. सो हियर एडमिक्सचर्स आर मस्ट एंड राउंडेड एग्रीगेट्स आर प्रेफर्ड.
तो यहां हमें वर्केबिलिटी पे ही मेन फोकस करना है, तो यहां पे हम लोग एग्रीगेट्स में राउंडेड एग्रीगेट्स प्रेफर करते हैं, राउंडेड एग्रीगेट्स आर प्रेफर्ड। सो इस तरह से हम लोग वर्केबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक तो एडमिक्सचर यूज करते हैं, दूसरा राउंडेड एग्रीगेट्स को हम लोग प्रेफर करते हैं। सो दिस इज सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जो हमने डिस्कस किया। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग SCC कहते हैं, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। नेक्स्ट थर्ड कंक्रीट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, ठीक है। सो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट क्या होता है? देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ कंक्रीट which is having very you can say very idealistic properties। जैसे कि एक होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। देखिए, हाई स्ट्रेंथ और हाई परफॉर्मेंस में कंफ्यूज मत होइएगा। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मतलब जिसमें स्ट्रेंथ ही सिर्फ अच्छी है, अच्छी स्ट्रेंथ है उसकी, तो वो हाई स्ट्रेंथ है। बट हाई परफॉर्मेंस का क्या है कि इसकी सिर्फ स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, ये समझना है आपको। इट इज नॉट ओनली मैटर ऑफ स्ट्रेंथ, बट ऑन द अदर हैंड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इज द कंक्रीट विच इज हैविंग बेटर वर्केबिलिटी। पहली चीज, वर्केबिलिटी अच्छी है, मोर स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, एंड हाई ड्यूरेबिलिटी। तो यहां पे ड्यूरेबिलिटी भी हाई है, वर्केबिलिटी भी हाई है, स्ट्रेंथ भी हाई है, सो ये सारी चीजें इसकी बेटर है। देन इट इज कॉल्ड एज हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, एंड इट इज नॉट इजी टू अचीव ऑल द थिंग्स बिकॉज द नेचर ऑफ वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इज अपोजिट। आप वर्केबिलिटी बढ़ाने जाएंगे तो स्ट्रेंथ घट जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ाने जाएंगे तो वर्केबिलिटी घट जाएगी। तो दोनों चीजों को एक साथ अचीव करना है, ऊपर से हमें ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ानी है। तो ये सारी तीनों चीजों को एक साथ अचीव कर पाना, इट इज रियली अ टफ टास्क, और इसके लिए हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते हैं, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद हमें उसमें क्लियर पता चल पाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा एडमिक्सचर है, कौन सा केमिकल एडमिक्सचर हम यूज करें, कौन सा मिनरल एडमिक्सचर यूज करें, और तब जाके आपको हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मिलता है। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ कंक्रीट, डिजाइन्ड कंक्रीट, जिसमें आपको बनाना इतना आसान नहीं होता। सो दैट इज हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। सो इट इज अ टाइप ऑफ कंक्रीट, इट इज अ टाइप ऑफ concrete which will have all the properties more than normal concrete. It means it will have all the properties, यहां पे आप लिख सकते हैं all the properties better than, more than नहीं, better than। so it is a type of concrete which will have all the properties better than normal concrete। it means it will have more workability, it will have more workability, comma strength, more workability, comma more strength, and high durability, हाई ड्यूरेबिलिटी या मोर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो सब कुछ इसमें ज्यादा होगा, नॉर्मल कंक्रीट से सब कुछ अच्छा होगा। देन इट इज कॉल्ड एज हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। बट अचीविंग, इसी में हम लोग आगे लिखते हैं, बट अचीविंग all these things together is little bit difficult, hence these concretes are made using admixtures like chemical admixtures for वर्केबिलिटी बढ़ाना है स्ट्रेंथ के साथ। तो याद होगा मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेंथ भी बिना घटाए और वर्केबिलिटी भी अगर हम बढ़ा दें तो दैट इज केमिकल एडमिक्सचर, दैट इज वर्केबिलिटी के लिए। एंड मिनरल एडमिक्सचर किसके लिए होते हैं? मिनरल एडमिक्सचर फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो हम लोग ड्यूरेबिलिटी मिनरल एडमिक्सचर से बढ़ा लेते हैं और वर्केबिलिटी केमिकल एडमिक्सचर से बढ़ा लेते हैं, और स्ट्रेंथ तो कंक्रीट की है ही है। इस तरह से हम लोग तीनों चीजें इंप्रूव कर लेते हैं। तो इस कंक्रीट को हम लोग क्या कहते हैं? हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट विल हैव ऑल द थिंग्स बेटर एंड इट इज डिफरेंट, ये भी लिख लीजिएगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो
तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से ये अलग है, ये ध्यान रखिएगा। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में स्ट्रेंथ सिर्फ अच्छी होगी, बाकी चीजों की गारंटी नहीं, बट यहां पे सब कुछ अच्छा होगा, इस चीज की गारंटी है। सो दिस इज हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्या डिफरेंस है, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस फोर्थ वन इज, अब हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक होता है ऑटोक्लेव कंक्रीट, ऑटोक्लेव कंक्रीट। सो इट इज अ प्रीकास्ट कंक्रीट, ठीक है, इट इज अ प्रीकास्ट फोम कंक्रीट, फोम कंक्रीट दैट इज लाइट वेटेड, दैट इज लाइट वेटेड। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंक्रीट है जो प्रीकास्ट है, कास्ट इन सीटू नहीं है, प्रीकास्ट है, प्लांट में बन के आता है। और ये फोम कंक्रीट होता है, मतलब इसके अंदर वॉइड्स होंगे, पोर्स होंगे, बट वो पोर्स इसकी स्ट्रेंथ को घटाएंगे नहीं, बल्कि उसके वेट को कम करने के लिए होते हैं। वो पोर्स इस तरह से होते हैं कि स्ट्रेंथ बहुत नहीं घटती इससे। ठीक है, तो ये फोम कंक्रीट होता है, लाइट वेटेड होगा ऑब्वियसली, जब उसमें पोर्स जैसे होंगे तो वो लाइट वेटेड होगा। एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव याद होगा, मैंने बताया आपको, ऑटोक्लेव इज अ क्लोज्ड चैम्बर विद टेम्परेचर एंड प्रेशर कंट्रोल्ड। तो ये टेम्परेचर एंड प्रेशर कंट्रोल्ड होता है और इसके अंदर ये प्रेशर कंट्रोल्ड होता है, इसके अंदर ये कंक्रीट बनाते हैं हम लोग। इस कंक्रीट को अगर आप देखें, अगर इसका डायग्राम आप देखें तो ये आपको देख के क्लियर हो जाएगा। कंक्रीट के ब्लॉक्स, हम इस कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाते हैं, बेसिकली इस कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं, दीज आर द ऑटोक्लेव कंक्रीट। आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे पोर्स हैं और इनके ब्लॉक्स बनते हैं। और ये जो कंक्रीट्स होते हैं, आप कहेंगे सर इनका एडवांटेज क्या है, दीज आर ऑटोक्लेव कंक्रीट। तो दिस कंक्रीट विल हैव बेटर साउंड इंसुलेशन, साउंड प्रूफ प्रॉपर्टीज, ये साउंड को इधर उधर पास नहीं करने देंगे। बेटर इंसुलेशन, बेटर हीट इंसुलेशन, आपका जो हीट का ट्रांसफर है उसको रोकेंगे, बेटर हीट इंसुलेशन। एंड फायर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसमें फायर रेजिस्टेंस भी होता है, हीट इंसुलेशन भी होता है, साउंड प्रूफिंग भी होती है। ठीक है, दीज कंक्रीट्स आर यूज्ड mainly in urban buildings फॉर नॉन स्ट्रक्चरल पर्पजेस। नॉन स्ट्रक्चरल पर्पजेस का मतलब है कि इनको लोड नहीं लेना है, जस्ट इनको पार्टीशन वॉल, एग्जाम्पल है इसका, जैसे पार्टीशन वॉल बनाना है हमें, तो पार्टीशन वॉल जस्ट फॉर पार्टीशन है, या फिर फॉल सीलिंग करानी है, या हमें फॉल सीलिंग करानी है, तो वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये ऐसी जगहों पे हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे पार्टीशन वॉल, फॉल सीलिंग, ऐसी जगहों पे जहां पे स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है ज्यादा, हमें जस्ट हमें पार्टीशन वगैरह चाहिए वहां पे, तो ये हमारा कंक्रीट लाइट वेटेड है और फोम कंक्रीट है, इंसुलेटर है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमने हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट देखा था, उसके बाद हमने ये देख लिया ऑटोक्लेव कंक्रीट। नेक्स्ट एक कंक्रीट होता है और भी, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ये कौन सा है, फोर्थ हो गया, तो फिफ्थ हम लोग डिस्कस करते हैं। फिफ्थ टाइप का जो कंक्रीट है, दैट इज अ स्पेशल कंक्रीट दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोपियन कंक्रीट। साइक्लोपियन कंक्रीट, तो देखिए ये जो साइक्लोपियन कंक्रीट है, ये बिल्कुल अलग टाइप का कंक्रीट है, और इसका नाम साइक्लोपियन वर्ड जो आया है, ये साइक्लोपियन कंस्ट्रक्शन होता था, ये एंशिएंट टाइम में साइक्लोपियन एरा था एक हिस्ट्री में, तो वहां पे जिस टाइप के कंस्ट्रक्शन होते थे वहीं से ये वर्ड आया है। सो इट इज अ टाइप ऑफ प्री-पैक्ड कंक्रीट। तो ये एक अलग टाइप का कंक्रीट है, दैट इज प्री पैक्ड। जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली वो हमारा प्री मिक्स कंक्रीट होता है, जिसमें हम लोग प्री मिक्स करते हैं, बट हियर प्री पैकिंग इज देयर। तो यहाँ पे प्री मिक्सिंग नहीं है, प्री मिक्सिंग का मतलब सारे मटेरियल को एक साथ मिक्स कर देना एडवांस में, सो दैट इज नॉट हियर, यहाँ पे प्री मिक्सिंग नहीं है, इट इज अ प्री पैक्ड कंक्रीट। सो इट इज अ टाइप ऑफ प्री पैक्ड कंक्रीट इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल aggregates are placed and compacted,
ठीक है, दैट इज पैक्ड। उसका मतलब है कि एग्रीगेट्स को पहले पैक कर लेंगे, देन इन बिटवीन द वॉइड्स सीमेंट मोर्टार इज पोर्ड। तो इसमें सीमेंट मोर्टार हम लोग पोर करते हैं, एंड इन दिस मैनर concreting is done. In this manner concreting is done. So क्या कर रहे हैं हम लोग पहले इसमें कि पहले एग्रीगेट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे एग्रीगेट्स को हमने प्लेस कर दिया लाइक दिस। एग्रीगेट को मान लीजिए ये बेड है एक हमारा, तो एग्रीगेट हमने इस तरह से प्लेस कर दिया। नाउ अब एग्रीगेट ये प्लेस्ड है, फॉर्मवर्क लगा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाउ विल पोर द मोर्टार, और इस तरह से हम लोग इसमें मोर्टार पोर कर देते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ प्री पैक्ड कंक्रीट। यहां पे प्री पैकिंग है, प्री मिक्सिंग नहीं है, प्री पैकिंग है। सो दैट इज प्री पैक्ड कंक्रीट। ठीक है, यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली होती है, लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट्स आर यूज्ड। लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट्स, क्यों लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट्स यूज होते हैं? बिकॉज अगर स्मॉल साइज के एग्रीगेट्स होंगे तो नंबर ऑफ जॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एंड दैट इज नॉट गुड। वो सारे जॉइंट्स को फिल कर पाने से स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। सो लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट्स आर यूज्ड, generally more than 150 mm, more than 150 mm। तो 150 mm से बड़े साइज के एग्रीगेट्स यहाँ पे प्रेफर होते हैं, और उन साइज के एग्रीगेट्स के बीच में हम लोग इनको फिल करते हैं। तो इस टाइप की जो कंक्रीटिंग है दैट इज कॉल्ड ए साइक्लोपियन कंक्रीट। ये बिल्कुल अलग ही टाइप की कंक्रीट है जो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी। इट इज अ साइक्लोपियन कंक्रीट। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब डिस्कस करता हूं, एक और कंक्रीट में डिस्कस करता हूं जो जहां से क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज वैक्यूम dewatered concrete। vacuum dewatered concrete, so it is also a type of special concrete जहां पे हम लोग वैक्यूम डिवॉटरिंग करते हैं। वैक्यूम डिवॉटरिंग में क्या करते हैं, इन दिस concrete after placing dewatering is done। dewatering, और डीवाटरिंग किसका होगा, ऑफ फ्री वाटर। जो केमिकल कंबाइन वाला वाटर नहीं है उसका नहीं, जो केमिकल कंबाइन के लिए चाहिए उसका नहीं करेंगे, नहीं तो स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी। सो इन दिस कंक्रीट आफ्टर प्लेसिंग डीवाटरिंग ऑफ फ्री वाटर इज डन यूजिंग वैक्यूम डिवाइसेस। ठीक है, वैक्यूम डिवाइसेस, जो वैक्यूम डिवाइसेस होते हैं उनसे डीवाटरिंग होती है, सो दैट voids inside the concrete can be reduced, and problem of shrinkage etc can also be avoided, because we are removing the free water responsible for shrinkage। free water responsible for shrinkage। ठीक है, एंड बेटर स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड। जब आपका डेंसिटी अच्छा होगा, श्रिंकेज नहीं होगा, देन बेटर स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड। तो ये आपका वैक्यूम डिवॉटर्ड कंक्रीट है। क्या होता है, अगर आप इसका एक डायग्राम देखें तो इसमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले कंक्रीट को यहां देखिए, कंक्रीट को आप यहां पे देखें, कंक्रीट को प्लेस कर लिया। प्लेस करने के बाद यहां पे उसके बाद यहां पे ये लगा हुआ है वैक्यूम डिवॉटरिंग पंप। अब प्लेस करने के बाद वैक्यूम डिवॉटरिंग पंप से हमने उसमें से जितना भी वाटर था वो डिवॉटर कर लिया, और उसके बाद ये पावर फ्लोटर और पावर ट्रॉवल होते हैं। जैसे जो ट्रॉवल मतलब करनी होती है, जो वो एक होती है मैनुअल और एक होती है पावर जो मशीन से चल रही है, और पावर फ्लोटर भी होता है जो उसको लेवल करता है। वो इसके ऊपर हम मूव करा रहे हैं। तो सबसे पहले ये डबल बीम स्क्रीड वाइब्रेटर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले कॉन्क्रीट प्लेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसको स्क्रीड वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। स्क्रीड वाइब्रेटर सरफेस वाइब्रेटर है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। स्क्रीड वाइब्रेटर इज सरफेस वाइब्रेटर।
तो ये सरफेस वाइब्रेटर से हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट करने के बाद उसकी डिवाटरिंग कर रहे हैं और डिवाटरिंग करने के बाद फाइनल फिनिशिंग कर रहे हैं। तो ये इस टाइप का स्टेप इसमें होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं, फिर डिवाटरिंग कर लेते हैं, डिवाटरिंग करने के बाद हम उसकी फिनिशिंग कर देते हैं। तो प्लेस करते समय हमने फिर एक्स्ट्रा वाटर ऐड ही क्यों किया था जब डिवाटरिंग करना था? क्योंकि वर्केबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हमने एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया होगा, या हम लोग उस हिसाब से डिजाइन किए होंगे। लेकिन प्लेस करने के बाद हम लोग उसको जब वो कॉम्पैक्ट हो गया तो हम एक्स्ट्रा वाटर वापस से डिवाटर कर लेते हैं। सो दिस इज वैक्यूम डिवाटर कंक्रीट। और इससे हमें क्या होता है कि श्रिंकेज फ्री कंक्रीट मिलता है, कोई क्रैकिंग वगैरह नहीं होती और कॉम्पैक्शन बहुत अच्छा हो जाता है इसका, और ये इसकी स्ट्रेंथ भी बेटर मिलती है। अगर इसका स्ट्रेंथ का ग्राफ हम लोग देखें तो ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि ये इस टाइप से ग्राफ यहां पे आपको मिलेगा। दिस इज द ग्राफ, और देखिए इस ग्राफ को, ये ग्राफ अगर आप देखें ध्यान से तो ये देखिए कि जो वैक्यूम डिवाटर कंक्रीट है, वैक्यूम कंक्रीट है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो इस तरह का आपको देखने को मिलता है। वैक्यूम कंक्रीट में अपर लेयर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, और जैसे ऑर्डिनरी कंक्रीट में लोअर लेयर की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। क्यों अपर लेयर की कंक्रीट अच्छी होती है वैक्यूम कंक्रीट में? क्योंकि वहां पे जो डिवाटरिंग हुई है वो अपर लेयर से पहले हुई है, तो वहां पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे इस टाइप का बिहेवियर आपको मिलता है, दैट इज वैक्यूम कंक्रीट एंड ऑर्डिनरी कंक्रीट। इस टाइप से एक स्पेशल कंक्रीट भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग फर्दर। तो ये हो गए कुछ टाइप्स ऑफ कंक्रीट जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो बहुत सारे कंक्रीट हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। नाउ एक चीज और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दैट इज रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट। रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट, और इसको सिंपल शब्दों में अगर हम लोग कहें तो फ्लूइड बिहेवियर ऑफ कंक्रीट। फ्लूइड बिहेवियर ऑफ कंक्रीट। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कंक्रीट जब फ्लूइड होता है तो वो किस टाइप का फ्लूइड होता है। तो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड। एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, जैसे वाटर है हमारा, और दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जिसमें जो अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। सो कंक्रीट इज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये ध्यान रखिए, कंक्रीट इज अ नॉन न्यूटोनियन fluid. It is basically Bingham plastic fluid. Bingham plastic fluid क्या होता है ये Bingham plastic fluid? देखिए, यहां पे अगर हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं, यहां पे स्ट्रेन का रेट होता है, यहां पे स्ट्रेस होता है एक तरह से, तो यहां पे अगर ये रिलेशन आता है दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड, ये न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। और अगर इस टाइप का रिलेशन आता है तो ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की जो इक्वेशन होती है शियर स्ट्रेस की, वो यहाँ पे टाउ होता है। तो ये शियर स्ट्रेस की जो इक्वेशन होती है, दैट शियर स्ट्रेस की इक्वेशन इज टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस जो भी आपका म्यू होता है विस्कोसिटी इंटू डी यू बाई डी वाई। और न्यूटोनियन ये है नॉन न्यूटोनियन के लिए, इट इज इक्वेशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन, ये नॉन न्यूटोनियन की इक्वेशन इस टाइप से होती है। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी है, ये डी यू बाई डी वाई, जो स्पीड इनकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो डी यू है, और डी वाई इज द स्पेसिंग बिटवीन द लेयर। ये आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो यहां पे ये जो है दैट वैल्यू इज टाउ नॉट, जो यहां पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। और न्यूटोनियन का क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड एंड इट इज ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो जो आपका कंक्रीट है जब वो फ्लूइड स्टेट में फ्लो करता है तो दैट बिहेव लाइक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इसकी इक्वेशन इस टाइप से आती है, दैट इज टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू डी यू बाई डी वाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंक्रीट फ्लूइडिक बिहेवियर। ठीक है, एंड इट इज नॉन न्यूटोनियन, एंड नॉन न्यूटोनियन में भी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिंघम प्लास्टिक। ये जो डायग्राम है जो नॉन न्यूटोनियन है, इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, बिंघम प्लास्टिक, बिंघम फ्लूइड। तो ये बिहेव करता है बिंघम फ्लूइड की तरह, तो ये इसका नाम है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ फ्लूइड, इसमें हम लोग देखेंगे रियोपैटिक, बिंघम प्लास्टिक, रियोपैटिक, और अलग अलग डायलेटेंट, अलग अलग टाइप के फ्लूइड होते हैं जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। बस कंक्रीट को याद रखिएगा कि ये बिंघम प्लास्टिक है, नॉन न्यूटोनियन है, और ये इक्वेशन ये फॉलो करता है ड्यूरिंग द फ्लूइंग ऑफ कंक्रीट, दैट इज रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट। रियोलॉजी का मतलब एक तरह से फ्लूइड बिहेवियर ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, नाउ एक चीज और हम लोग कंक्रीट में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एडमिक्सचर। तो हम लोग अब मूव करते हैं एडमिक्सचर के ऊपर, जो हमारा
अलग से चैप्टर आपकी वर्कबुक में दिया है, लेकिन मैं उसको कंक्रीट का ही पार्ट मानता हूं. सो नाउ आई विल डिस्कस एडमिक्सचर हियर. ठीक है. अच्छा, एक वर्ड और एक क्वेश्चन आया हुआ है आपकी वर्कबुक में. क्रेजिंग वर्ड आता है एक, क्रेजिंग. तो क्रेजिंग क्या होता है? क्रेजिंग इज नॉट न्यू थिंग. इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट. इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट. इट इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट that is fine cracks on the surface. Fine cracks on the surface. तो जो सरफेस पे फाइन क्रैक्स होते हैं उनका जो नेटवर्क होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रेजिंग. तो ये वर्ड भी कहीं आपको मिले तो आप इससे घबराएं नहीं. क्रेजिंग इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द फाइन क्रैक्स नेटवर्क ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस. ठीक है. तो ये इस टाइप का चीज यहां पे हम लोगों को मिलता है. चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एडमिक्सचर के ऊपर. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एडमिक्सचर. ठीक है. तो एडमिक्सचर्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडमिक्सचर? तो अगर आपसे कोई पूछे तो यू कैन से दीज आर द एडिशनल कंपाउंड्स. एडिशनल कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस. एडिशनल सब्सटेंसेस ऑब्लिक इंग्रेडिएंट्स which are added in concrete, which are added in concrete to modify the properties of concrete as per requirement. So these are added in the concrete to modify the property of concrete and as per requirement. अब ऐसा नहीं है कि हमको किस टाइप का ऐड कर लेना है, मनमाना ऐड कर लेना है, ऐसा नहीं है. हमको जैसी जरूरत होगी हम उसके अकॉर्डिंग एडमिक्सचर यूज करेंगे. ऐसा नहीं कि हमें जरूरत नहीं फिर भी हम यूज करें तो कोई मतलब नहीं है उसका. तो हम लोग क्या करते हैं कि एज पर रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन द कॉन्क्रीट and which are definitely helpful for the concrete and these are called as admixture. Nowadays अगर हम लोग देखें आजकल, nowadays admixtures are very important. Admixtures are very important for concrete. Important for concrete. We can say it is one of the important ingredient. It is one of the important ingredient of concrete. Which can be called as fifth ingredient of concrete. Like चार तो क्या होते हैं? चार होते हैं सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, फाइन और वाटर. अब पांचवा इंग्रेडिएंट जो है दैट कैन बी कॉल्ड एज एडमिक्सचर. एडमिक्सचर को हम उसका पांचवा इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है. बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट इसेंशियल एग्रीगेंट. इट इज नॉट इसेंशियल इंग्रेडिएंट. हाँ, लेकिन ये अभी भी इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं बन सकता. इसेंशियल का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड का मतलब. इसेंशियल का मतलब ये होता है कि इसके बिना कंक्रीट नहीं बन सकता. नहीं, ये बात ट्रू नहीं है. इसके बिना भी कंक्रीट बन सकता है. ऐसा भी नहीं है कि एडमिक्सचर के बिना कंक्रीट नहीं बन सकता. इट इज नॉट ट्रू. इसके बिना भी कंक्रीट बन सकता है. सो इट इज नॉट इसेंशियल इंग्रेडिएंट, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एंड इट इज नाउ बिकम द फिफ्थ इंग्रेडिएंट ऑफ द कंक्रीट. बट यस, अगर ये नहीं भी होगा तो भी कंक्रीट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा. सो दिस इज एडमिक्सचर. नाउ अब हम लोग देखते हैं कि एडमिक्सचर का दो मेजर क्लासिफिकेशन है. एडमिक्सचर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इसमें दो क्लासिफिकेशन है जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. पहला है केमिकल एडमिक्सचर्स एंड सेकेंड वन इज मिनरल एडमिक्सचर्स. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज केमिकल एडमिक्सचर्स एंड सेकेंड वन इज मिनरल एडमिक्सचर. ठीक है. तो केमिकल एडमिक्सचर एक होता है और एक मिनरल एडमिक्सचर होता है. तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे अब केमिकल एडमिक्सचर एंड मिनरल एडमिक्सचर. सो हेडिंग इज फर्स्ट वन, that is chemical admixture. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे. तो केमिकल एडमिक्सचर क्या होते हैं? ये these are basically chemical compounds and which are used in concrete to modify the property of concrete. It is as simple as that. इसमें अब there are many categories of chemical admixture. First I will discuss accelerators.
ठीक है, तो पहला कैटेगरी जो है केमिकल कंपाउंड्स का वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एसिलरेटर्स. व्हाट आर द एसिलरेटर्स? इट इज क्लियर बाय द नेम. These are the admixtures. These are admixtures which are added in concrete to accelerate the hydration process. Accelerate the hydration process so that early strength can be obtained. So that early strength can be obtained. इसलिए किए जाते हैं ताकि हमें अर्ली स्ट्रेंथ मिल सके. ठीक है, तो इनको हम लोग ऐड कर देते हैं, हाइड्रेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है और अर्ली स्ट्रेंथ मिल जाती है. ठीक है, तो इस टाइप के एडमिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? एसिलरेटर. एंड अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड एट द प्लेसेस. अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड एट द प्लेसेस. Required at the places. And what are those places? Like कहां पे जरूरी है? इमरजेंसी रिपेयर वर्क, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, उसके बाद फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन. कोल्ड वेदर में भी हमें जल्दी से स्ट्रेंथ चाहिए. और कहां पे? स्पीडी कंस्ट्रक्शन, जहां पे हमें जल्दी कंस्ट्रक्शन करना है. ठीक है, प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन, जहां पे हमें एरिया बहुत ज्यादा नहीं होता अवेलेबल, हमारे पास लोकेशन की कमी है, तो प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन वहां पे. तो लाइक दिस. सो एट दीज प्लेसेस बेसिकली अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग एसिलरेटर्स. ठीक है, द कॉमनली यूज्ड एसिलरेटर्स आर, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, द कॉमनली यूज्ड एसिलरेटर्स आर, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले एसिलरेटर्स हैं, जैसे इसमें है कैल्शियम क्लोराइड. आपने देखा था इट वाज यूज्ड इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एज एन एसिलरेटर. तो यहां पे कैल्शियम क्लोराइड है. सिलिकेट्स हैं, फ्लोरोसिलिकेट्स होते हैं, फ्लोरोसिलिकेट्स. ठीक है, इसके अलावा होते हैं यहां पे ट्राइएथेनॉल एमीन, etc. सो इस टाइप के केमिकल्स होते हैं. देयर आर मेनी केमिकल्स विच एक्ट एज एसिलरेटर. लाइक कैल्शियम क्लोराइड के बारे में एक चीज कहते हैं, दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एसिलरेटर, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड इन एक्सेस. क्योंकि अगर ये एक्सेस में यूज होता है तो दो प्रॉब्लम करेगा. फर्स्ट प्रॉब्लम इज क्लोराइड अटैक. व्हाट इज क्लोराइड अटैक? क्लोराइड अटैक का मतलब होता है कि जब इसके ऊपर आप इसमें वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो इसका क्लोराइड आयन वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिडिक मीडियम बना देगा और दैट एसिडिक मीडियम विल कॉज द करोजन ऑफ द रेनफोर्समेंट. सो यहां पे इसका एक्सेस अमाउंट नहीं यूज करना है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट जो हमारा एडमिक्सचर है, पहला था एसिलरेटर, सेकेंड वन इज रिटार्डर्स. ये केमिकल एडमिक्सचर के अंदर है सब. सेकेंड वन इज रिटार्डर्स. तो रिटार्डर्स क्या होते हैं? नाम से ही क्लियर है. दीज केमिकल्स, दीज एडमिक्सचर्स और केमिकल्स, दीज एडमिक्सचर्स आर एडेड टू retard the setting process. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली सेटिंग प्रोसेस को रिटार्ड करने के लिए एडमिक्सचर को यूज करते हैं. अब सेटिंग प्रोसेस को क्यों रिटार्ड करना चाहते हैं? आपको क्लियर है कि हमें वर्किंग का टाइम चाहिए. वर्किंग के लिए हमें टाइम चाहिए. तो आप कहेंगे सर जिप्सम में तो आपने जिप्सम को पहले ही एज अ रिटार्डर डाला हुआ सीमेंट में, तो उसके बाद अलग से रिटार्डर की क्या जरूरत है कंक्रीट में? तो कई जगहों पे हमें जरूरत पड़ती है. जैसे कुछ जगहों पे जहां पे एसिलरेशन का इफेक्ट फास्ट होता है और वो एसिलरेटर डालने से नहीं है, वो सराउंडिंग की वजह से है. जैसे अगर हम लोग जहां पे हाई टेम्परेचर की कंट्रीज हैं, जैसे जो अरेबियन कंट्रीज हैं, तो वहां पे जैसे ऑयल वेल के कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इन द केस ऑफ ऑयल वेल कंस्ट्रक्शन द टेम्परेचर इनसाइड द वेल इज quite high, that is in the range of 200 degrees Celsius. In that case, when you place the concrete within second or within some time, concrete will start setting. So to prevent the setting effect, to prevent the accelerating effect of temperature, mainly retarders are used. ठीक है, तो mainly retarders are used to counter the accelerating effect. तो जो भी एसिलरेशन का इफेक्ट है जो कि नेचुरली आ रहा है,
उसको काउंटर करने के लिए अब हमें रिटार्डर डालना पड़ता है, ठीक है। लाइक इन केस ऑफ oil wells, like in case of oil wells where temperature can be 200 degrees Celsius, retarders are necessary. Why retarders are necessary? Because if you will not add retarders due to that high temperature, concrete will start setting within very less duration. So we have to prevent that setting, क्योंकि हमें अभी concrete को place करना है, उसको compact करना है, सारी चीजें हमें करनी है. So we have to add the retarder. ठीक है. by using retarders, setting time can be delayed up to 72 hours. So setting time can be delayed up to 72 hours. हम लोग 72 घंटे तक भी हम लोग डिले कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नाउ commonly used retarders are क्या है commonly used retarders? Like इसमें जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो जिप्सम, आप जानते हैं, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट जो हम लोग देखते हैं, दैट इज जिप्सम. दूसरा क्या यूज होता है इसमें? टार्टरिक एसिड, ठीक है. इसमें जो सुगर होता है हमारा, वो भी रिटार्डर की तरह काम करता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है. सुगर भी, स्टार्च भी, ये भी इटीसी. तो ये सब कुछ हैं जो एज अ रिटार्डर वर्क करते हैं. अगर इनको हम लोग कंक्रीट में ऐड करें, सो दे विल रिटार्ड द सेटिंग प्रोसेस, दे विल रिटार्ड द सेटिंग ड्यूरेशन, इंक्रीज द सेटिंग ड्यूरेशन. सो दीज आर बेसिकली रिटार्डर्स. नाउ नेक्स्ट इज वाटर रिड्यूसर्स एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लास्टिसाइजर. तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है, थर्ड इज प्लास्टिसाइजर्स. बेसिकली ये वाटर रिड्यूसर्स ही हैं. तो ये वाटर रिड्यूसर का ही एक टाइप है, प्लास्टिसाइजर्स. तो वाटर रिड्यूसर हमने डिस्कस किया हुआ है. वाटर रिड्यूसर का मतलब कि ये एडमिक्सचर जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें वाटर कम ऐड करने की छूट मिल जाती है. वी हैव चांस टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट. वी कैन रिड्यूस द वाटर कंटेंट, पर्टिकुलर वैल्यू से हम उसको कम कर लेते हैं, ठीक है. जिससे जब हम लोग वाटर रिड्यूस करते हैं तो इससे हमारा वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है. और जब आपका वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस हो जाता है तो इससे आपकी स्ट्रेंथ मॉडिफाई हो जाती है. तो इसमें ये एडिशनल एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है. तो वाटर रिड्यूसर्स, लेकिन अब ये कैसे वाटर रिड्यूस करते हैं, किस तरह से ये वाटर रिड्यूस होता है, आपको ये समझना है कि हाउ वाटर रिड्यूसेस, और किस तरह से ये हमारे इसको अफेक्ट करता है, ये किस तरह से वाटर रिड्यूस होता है. तो इनकी मैकेनिज्म क्या है? सो प्लास्टिसाइजर्स आर बेसिकली किस मैकेनिज्म पे ये काम करते हैं? These are the chemicals when added in concrete, make a coating around the binder particles. Sorry. Due to which deflocculation will takes place and particles get dispersed. Water present inside will be free for lubrication on the surface. Due to coating, जो कोटिंग उनके ऊपर हुई है, ड्यू टू कोटिंग, particles also start repelling each other. Hence sliding become easier. Sliding of layers, जो भी layers हैं, become easier and workability enhances. Workability improves. So ये इसका मतलब है. देखिए कैसे हो रहा है, ये समझिएगा बात को.
कि these are the chemicals when added in the concrete make a coating around the cement particle या binder particle के around coating बना लेते हैं, and due to this coating deflocculation हो जाता है। क्योंकि देखो होता क्या है, आप एक डायग्राम देखो, यहां पे ध्यान से समझो, ये एक डायग्राम आप देखो, यहां पे ध्यान से देखो, ये डायग्राम आप देखिए। तो हाउ प्लास्टिसाइजर वर्क्स इसका हेडिंग है, और आप इसको ध्यान से देखोगे तो दिख रहा है आपको कि पहले जब आप वाटर ऐड करते हैं तो सीमेंट के पार्टिकल की एक आदत होती है कि वाटर के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं, ये सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, व्हाइट कलर वाले, ब्लू कलर का वाटर है, तो वाटर को घेर के इन्होंने एक लेयर बना लिया है। अब जब इन्होंने एक लेयर बना लिया है तो वाटर तो ट्रैप हो गया, वाटर फ्री नहीं है। जब वाटर फ्री नहीं है तो वो लुब्रिकेशन कैसे करेगा, वर्केबिलिटी कैसे बढ़ाएगा, तो यहां पे वाटर ट्रैप है। अब जैसे ही हमने इसमें एडमिक्सचर ऐड किया, प्लास्टिसाइजर ऐड किया, तो ये क्या होगा कि ये जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं इनके चारों तरफ अब यहां पे एक लेयर बनेगी, और जैसे ही लेयर बनेगी इसकी वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये लेयर की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और जब ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो जो भी आपका रिलीज हो जाएगा, इंट्रैप्ड वाटर जो भी है वो रिलीज हो जाएगा, और पार्टिकल एक दूसरे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिपल्सन दिख रहा है आपको, इसकी वजह से ये रिपेल करने लगेंगे, रिपेलिंग होने लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपल्सन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से अब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, डीफ्लोकुलेशन हो जाएगा, और डीफ्लोकुलेशन की वजह से जो भी ट्रैप्ड वाटर है वो बाहर चला जाएगा, और ये पार्टिकल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अब स्लाइडिंग भी इनकी आसान हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में अब अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्सन है। तो रिपल्सन होगा तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इजीली मूव करेंगे, और जो भी वाटर फ्री था यहाँ पे ट्रैप्ड था वो वाटर बाहर जाके क्या करेगा, लेयर की स्लाइडिंग को आसान कराएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि these are the chemical when added in concrete make a coating around the binder particles, ये कोटिंग बना लेते हैं, and due to which deflocculation will take place। आप देख सकते हैं यहाँ पे deflocculation है, dispersion है, ये flocked था और ये deflock है, and particle get अब particles deflocculation होगा एंड पार्टिकल्स गेट डिस्पर्स्ड। आप देख सकते हैं यहाँ डिस्पर्शन हो गया है। वाटर प्रेजेंट इनसाइड विल बी फ्री फॉर लुब्रिकेशन। अब जो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट था वो बाहर चला गया लुब्रिकेशन के लिए ऑन द सरफेस, एंड ड्यू टू दिस कोटिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। और इस कोटिंग की वजह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी होता है यहाँ पे, और इस तरह से स्लाइडिंग जो होगी वो आसान हो जाएगी, और स्लाइडिंग आसान हो जाएगी, आपकी वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो प्लास्टिसाइजर्स विल इंप्रूव द वर्केबिलिटी, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। ऑब्वियसली कैसे करते हैं इंप्रूव वो हमने मैकेनिज्म देख लिया कि इस तरह से ये इनका फ्लोकुलेशन टूट जाता है, पार्टिकल के ऊपर कोटिंग बन जाती है, और कोटिंग की वजह से पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं, स्लाइडिंग आसान हो जाती है, इस तरह से वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द प्लास्टिसाइजर्स। अब देखिए इसकी वजह से हमें फायदा क्या हुआ। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कम वाटर में भी हमें ज्यादा वर्केबिलिटी मिलेगी, क्योंकि पार्टिकल का रिपल्सन है और कोई भी वाटर अब ट्रैप नहीं होगा, तो कम वाटर में भी हमें बेटर वर्केबिलिटी मिलेगी। इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, वाटर रिड्यूसर्स। और कैसे वर्क करते हैं वाटर रिड्यूसर, ये मैकेनिज्म मैंने डिस्कस कर रखी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं प्लास्टिसाइजर्स मेनली, सो बाय यूजिंग प्लास्टिसाइजर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग प्लास्टिसाइजर्स वी कैन इंप्रूव द वर्केबिलिटी, we can improve the workability from 30 mm to 150 mm। तो 30 mm से हम 150 mm तक वर्केबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो we can reduce water content अप टू 15%। तो 15% तक हम वाटर कंटेंट, या तो यू कैन से और, यहां पे और वर्ड यूज करिए कि या तो हम लोग वर्केबिलिटी बढ़ाएंगे या फिर हम लोग रिड्यूस करेंगे वाटर कंटेंट। दोनों एक साथ नहीं होता, या तो वर्केबिलिटी इंप्रूव करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, वर्केबिलिटी उतनी ही रखते हैं, वाटर कंटेंट को कम करते हैं। तो ये चीजें हम लोग यहां कर सकते हैं कि या तो यहां तक हम भी बढ़ा सकते हैं, और वी कैन रिड्यूस द वाटर कंटेंट अप टू 15%। इसका मतलब क्या हुआ, 15% रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि जो भी वाटर है, जैसे 100 लीटर वाटर है तो अब हम लोग 85 लीटर वाटर ही यूज करके काम चला लेंगे, तो 15% वाटर कम कर लेंगे। ठीक है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिसाइजर। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड प्लास्टिसाइजर्स आर कौन से हैं कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर्स। फर्स्ट वन इज यहां पे होता है लिग्नोसल्फेट। फर्स्ट वन इज लिग्नोसल्फेट। सेकेंड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। थर्ड वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फोर्थ वन इज पॉलीग्लाइकॉल ईस्टर इटीसी। तो ये कुछ आपके प्लास्टिसाइजर्स हैं जो हम एज अ केमिकल कंपाउंड हम इनको यूज करते हैं एंड इनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट होते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर्स। फोर्थ वन इज सुपर प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है। तो ये सुपर प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट आर द सुपर प्लास्टिसाइजर्स? तो सुपर प्लास्टिसाइजर्स आर बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है। सो दीज आर functionally similar to the plasticizer। तो प्लास्टिसाइजर से ये फंक्शनली बिल्कुल सेम होते हैं, ये प्लास्टिसाइजर्स ही हैं बेसिकली, बट दे आर केमिकली डिफरेंट, केमिकल्स ये अलग हैं, विद मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज as compared to plasticizers। so as compared to plasticizers जो ये होते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर्स, वो केमिकली डिफरेंट होते हैं, मॉडिफाइड नेचर के होते हैं, बेटर क्वालिटी के होते हैं, बट मैकेनिज्म इनका सेम होता है। बस ये जैसे आप मैन और एक सुपरमैन क्या करता है, उड़ लेता है हवा में। हम लोग मैन लोग क्या कर लेते हैं, नहीं उड़ सकते। हम लोग एक नॉर्मल क्वालिटी के हैं और सुपरमैन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी का है। तो यहां पे मतलब यही है, प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर। तो सुपर प्लास्टिसाइजर्स आर बेसिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द प्लास्टिसाइजर्स। सो फंक्शन इज सेम, but yes, they are chemically different because they are different chemicals which are used as a admixture। तो इनको हम लोग सुपर प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं। अब देखिए इनका जो कैसे होते हैं ये मॉडिफाइड होने का मतलब क्या हुआ कि सुपर प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर्स कैन रिड्यूस द वाटर कंटेंट अप टू 30%। अभी आपने देखा कि जो नॉर्मल प्लास्टिसाइजर है वो 15 करते हैं और ये उनका दोगुना 30% तक वाटर रिड्यूस कर देते हैं। तो ये इस वजह से मॉडिफाइड है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और देखने को मिलेगी आपको। देखिए, आप जब इसको हम लोग प्लास्टिसाइजर डिस्कस कर रहे थे तो यहां पे ही आपको एक डाउट आना चाहिए था, और सुपर प्लास्टिसाइजर्स में तो ये डाउट और भी बढ़ जाता है कि देखो ये जो कोटिंग बन रही है सीमेंट के पार्टिकल के चारों तरफ, ये कोटिंग की वजह से ये रिपल्सन शुरू हो रहा है और इस कोटिंग की वजह से हमारा वर्केबिलिटी बढ़ रहा है। लेकिन इस कोटिंग की वजह से अब एक जब नई कोटिंग बन जाएगी तो आपकी सेटिंग भी तो रिटार्ड हो जाएगी। इस नई कोटिंग की वजह से आप, क्योंकि जब तक कोटिंग रहेगी तब तक वाटर और सीमेंट के पार्टिकल का तो रिएक्शन नहीं होगा, तो इस कोटिंग की वजह से आपका जो सेटिंग होना था वो भी डिले से शुरू होगा, लेट से शुरू होगा। तो इस तरह से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यस, यहां पे ये प्रॉब्लम रहती है। तो हम लोग जब भी एक्सेस में यूज करते हैं, जब भी हम लोग एक्सेस में यूज करते हैं कंपाउंड्स को, इन सुपर प्लास्टिसाइजर्स को, तो ऑब्वियसली आपका सेटिंग भी रिटार्ड हो जाता है, आपका रिटार्डर भी बिहेव, ये लोग रिटार्डर की तरह भी बिहेव करते हैं। हाँ, थोड़ा अमाउंट है तो बिहेव नहीं करेंगे, बट ज्यादा अमाउंट आप यूज करेंगे तो दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक रिटार्डर्स, बिकॉज दे विल मेक द प्रिवेंटिव कोटिंग एंड दैट कोटिंग विल नॉट रिमूव इजिली। अगर ज्यादा अमाउंट है तो दैट कोटिंग विल नॉट रिमूव इजिली, इसलिए ये रिटार्डर की तरह भी बिहेव करने लग जाते हैं। सो if it is in excess, also start behaving like retarders, ठीक है। तो ये ज्यादा होंगे तो ये रिटार्डर की तरह भी बिहेव करते हैं, ऑब्वियसली बिहेव करते हैं लाइक रिटार्डर्स। तो ज्यादा नहीं रखना है हमको इनको, इनका हम लोग एक प्रॉपर डोज रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अब इनके कॉमनली यूज्ड सुपर प्लास्टिसाइजर्स क्या हैं? कॉमनली यूज्ड सुपर प्लास्टिसाइजर्स, कॉमनली यूज्ड जो सुपर प्लास्टिसाइजर्स हैं वो हैं, जैसे फर्स्ट वन इज मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट, सेकंड है सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं SMF, ठीक है। इसी तरह से होता है सल्फोनेटेड
नेफ्थालीन, नेफ्थालीन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, तो जिसको हम लोग कहते हैं SNF। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो एज अ सुपर प्लास्टिसाइजर यूज होते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट, SMF, SNF, ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब सुपर प्लास्टिसाइजर के बाद, नेक्स्ट जो है दैट इज एयर इन ट्रेनिंग, एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स, एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर। तो इनका जो वर्किंग मैकेनिज्म है दैट इज डिफरेंट, बट दे हैव आल्सो द सिमिलर इफेक्ट्स। ये भी वाटर रिड्यूस करते हैं, वर्केबिलिटी इंप्रूव करते हैं। सो द ओनली डिफरेंस इज देयर वर्किंग मैकेनिज्म। तो यहां पे इनका वर्किंग मैकेनिज्म अलग होता है। इनको हम लोग सर्फेक्टेंट भी कहते हैं, समटाइम्स दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट, या हम लोग वाटर रिड्यूसर्स को नॉर्मली सर्फेक्टेंट कह देते हैं। तो ये सर्फेक्टेंट वर्ड भी कहीं आए तो आप उसको वाटर रिड्यूसर ही समझिएगा। अच्छा, ये कैसे वर्क करते हैं? जैसे आप सिंपल सा एक जैसे डिटर्जेंट होता है ना आपके घर में, डिटर्जेंट पाउडर, और उसको अगर आप पानी में घोल लीजिए और उसको आप कहीं सरफेस पे फैला दीजिए। पानी में आपने डिटर्जेंट को घोला और उसको सरफेस पे फैला दिया, और अब आप उस सरफेस पे चलिएगा, देखिएगा, चल के देखिएगा, सरफेस पे डिटर्जेंट का पानी फैला हुआ है और उस पर चल के देखिएगा, आप चल नहीं पाएंगे, आपका पैर फिसल जाएगा और हो सकता है एक दो दांत भी टूट जाए। तो वो सिचुएशन जो है वो ऐसी क्यों आई? जैसे ही आपने डिटर्जेंट का वाटर सरफेस पे फैला दिया और उसके बाद उस पे चलने लग गए, सो योर स्लाइडिंग बिकम इजियर और नॉट? यू आर इजिली स्लाइडिंग। अगर आप स्लाइडिंग करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप स्लाइड कर जाओगे। सो स्लाइडिंग बिकम इजियर, और हम स्लाइडिंग ही तो चाहते हैं कंक्रीट में। तो कंक्रीट में भी हमें स्लाइडिंग चाहिए, और कंक्रीट में स्लाइडिंग चाहने के लिए हमें ऐसा ही कोई मैकेनिज्म चाहिए जिससे पार्टिकल एक दूसरे से स्लाइड करने लग जाए। तो जब आपने डिटर्जेंट का पाउडर, जब आपने डिटर्जेंट का वाटर सरफेस पे फैलाया था तो स्लाइडिंग आसान हुई थी। उसके पीछे एक ही रीजन था, क्योंकि वो डिटर्जेंट जो था वो जब वाटर से रिएक्ट किया तो छोटे छोटे एयर बबल्स बनाता है, और ये जो एयर बबल्स होते हैं, ये एयर बबल्स बहुत ही टाइनी होते हैं और नॉन कोलैप्सिबल होते हैं। तो ये जो एयर बबल्स होते हैं ये आप सरफेस और आपके पैर के बीच में आ गए, और जब आपके सरफेस और आपके पैर के बीच में एयर बबल आ जाएंगे और ये एयर बबल बॉल बियरिंग की तरह एक्ट करेंगे। बॉल बियरिंग कभी आपने देखा है, गाड़ियों में लगी होती है बॉल बियरिंग, जैसे ये बियरिंग होती है और इसमें छोटी छोटी बॉल्स लगी होती हैं, और ये छोटी छोटी बॉल्स इस तरह से लगी होती हैं, और इन्हीं बॉल्स की वजह से ये बियरिंग जो होती है वो रोटेट करती है, ये आपका व्हील रोटेट करता है। तो ये जो बॉल बियरिंग होती है बेसिकली बॉल की वजह से उसमें स्लाइडिंग होती है, रोटेशन होता है। तो ये जो छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स हैं, जो एयर बबल्स हैं, जो इंट्रोड्यूस हो गए हैं कंक्रीट के अंदर, या आप जैसे सरफेस पे डिटर्जेंट पाउडर फैला रहे हैं तो उस पे, और ये जो होते हैं, ये बबल्स जो होते हैं वो बॉल बियरिंग की तरह एक्ट करते हैं, बिकॉज ये नॉन कोलैप्सिबल है। ये इतने छोटे बबल्स होते हैं और इतने पावरफुल बबल्स होते हैं कि इवन आप इन पे खड़े भी हो रहे हैं तो आपका भी वेट ये बियर कर पा रहे हैं, ये नॉन कोलैप्सिबल होते हैं। तो ऐसे बबल्स की वजह से अब आप देखिए बबल्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं बीच में, ये बॉल बियरिंग्स लगा दी गई हैं। जैसे ये कंक्रीट की एक लेयर है और कंक्रीट की दूसरी लेयर है, अब इसके बीच में छोटे छोटे बबल्स हो गए हैं, तो बताओ स्लाइडिंग आसान होगी कि नहीं होगी? अब आप देख सकते हैं स्लाइडिंग आसान होगी, डेफिनेटली आसान होगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म according to which the sliding become easier, and if sliding become easier then workability improve, and even with less water content we can improve the workability. So this is the mechanism of air entraining admixture. तो अगर हम लोग इनको समझें, लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि in this case chemicals are added in concrete, जो भी केमिकल या कंपाउंड्स हैं, केमिकल और कंपाउंड्स whatever, so compounds are added in concrete which introduces million of air bubbles inside the body of concrete. These air bubbles are tiny and non-collapsible. ये ध्यान रखना आपको. So these air bubbles are tiny and non-collapsible. These air bubbles are very small and non-collapsible. ठीक है? Hence, they behave like ball bearing between the layers, and sliding become easier
sliding become easier and workability improves. So this is the mechanism of air entrainers. ठीक है, तो ये एयर इंट्रेनर्स के मैकेनिज्म होती है. ठीक है, छोटे छोटे एयर बबल्स आ गए और उससे स्लाइडिंग आसान हो गई, आपकी वर्केबिलिटी इंप्रूव हो गई. ठीक है, अब अगर आप देखें तो इनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. एडवांटेजेस आप इनका देखें तो प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑफ एयर entrainment on the properties, effect of air entrainment on properties of concrete. So what are the effects? प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट पे क्या इफेक्ट हो रहा है ये हम लोग देखें कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ एयर इंट्रेनमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट. तो वर्केबिलिटी इनहेंसेस, ऑब्वियसली वर्केबिलिटी विल बी मोर, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी. सेकेंड, यहां पे वाटर रिड्यूसेस, तो यहां पे वाटर कंटेंट जो होगा वो रिड्यूस कर देंगे हम लोग. थर्ड, यहां पे क्या होता है कि वर्केबिलिटी इंप्रूव होने से, वाटर रिड्यूस होने की वजह से यहां पे क्या होता है कि बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन. तो फ्रॉस्ट एक्शन के अगेंस्ट यहां पे हमें बेटर रेजिस्टेंस मिल जाता है. कैसे? क्योंकि देखो वाटर नहीं है और वर्केबिलिटी अच्छी है, तो वर्केबिलिटी अच्छी है तो पार्टिकल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करके अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, वॉइड्स कम हो जाएंगे, बड़े वॉइड्स कम हो जाएंगे. दूसरी चीज वाटर नहीं है, जब वाटर नहीं है तो फ्रीज एंड थॉ नहीं होगा, जब फ्रीज एंड थॉ नहीं होगा तो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस तो ही बढ़ जाएगा. फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस आपको मैंने बताया हुआ है कि फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस इज बेसिकली फ्रीज एंड थॉ. अगर वाटर है तो फ्रीज होगा, थॉ होगा, तो उससे क्या होगी, मेल्टिंग होने की वजह से और फ्रीजिंग होने की वजह से वॉल्यूम चेंजेस आएंगे और क्रैक्स डेवलप होंगे. तो यहां पे जब वाटर ही कम हो गया तो ऑब्वियसली फ्रीज एंड थॉ कम हो जाएगा. यहां पे और क्या होता है, चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग रिड्यूसेस, क्योंकि वाटर कम है, कंट्रोल्ड है, तो ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस कम है, तो चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग रिड्यूसेस ये यहां पे होता है. ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस यहां पे आपको देखने को मिलते हैं. एक और एडिशनल एडवांटेज आप कह सकते हैं लाइट वेट. अब देखो ये जो एयर बबल्स हैं ये बहुत ही छोटे एयर बबल्स हैं और इनको इंट्रोड्यूस करने से ऑब्वियसली आपका कंक्रीट थोड़ा सा लाइट वेटेड होता है. हाँ, आप कहेंगे सर वॉइड्स हटाना हमारा काम है और आपने वॉइड्स इंट्रोड्यूस कर दिया. नहीं, हमने वॉइड्स इंट्रोड्यूस जो किया वो बहुत ही छोटे वॉइड्स हैं, बहुत ही स्मॉल वॉइड्स हैं, तो ये वॉइड्स हमारे लिए बहुत डेंजरस नहीं है. लेकिन जो बड़े वॉइड्स पहले थे वो हमारे लिए डेंजरस थे, तो वर्केबिलिटी इंप्रूव होने से वो बड़े वॉइड्स खत्म हो गए क्योंकि स्लाइडिंग हो गई, तो सारे बड़े वॉइड्स एक दूसरे पे वहां पे जो भी पार्टिकल था उसको जाके फिल कर दिया है. तो ये क्या है, बहुत छोटे वॉइड्स हैं. आप लोग जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़िएगा तो वहां पढ़ेंगे कि जैसे जब क्ले होती है, आप देखेंगे अपने सराउंडिंग में जो क्ले होती है उसमें वॉइड्स होते हैं और वो बहुत ही छोटे वॉइड्स होते हैं, और जो सैंड या ग्रेवल होती है उसमें वॉइड्स बड़े होते हैं. ठीक है, ऑल्दो नंबर ऑफ वॉइड्स जो होते हैं क्ले में वो ज्यादा होते हैं. अगर हम लोग वॉइड रेशियो देखें तो क्ले में वॉइड रेशियो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रेवल या सैंड के. लेकिन परमेबिलिटी जो वाटर का फ्लो होता है वो किस में आसान होता है, वो क्ले में आसान नहीं होता, वो आपका ग्रेवल या सैंड में आसान होता है. रीजन ये है कि वहां बड़े वॉइड्स हैं और यहां छोटे वॉइड्स हैं. छोटे वॉइड्स हैं और वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, सो दे विल नॉट अफेक्ट टू मच. बट यस, बड़े वॉइड्स हैं तो दे आर डेफिनेटली नॉट गुड फॉर कॉन्क्रीट. तो यहाँ पे ये छोटे कॉन्क्रीट हैं, छोटे वॉइड्स हैं, तो इनसे हमें बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है और कॉन्क्रीट लाइट वेटेड हो जाता है. बट यस, एक चीज हमें यहां पे हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो ये है कि समटाइम्स, ये नोट में हम लोग लिख सकते हैं, समटाइम्स स्ट्रेंथ में ऑल्सो रिड्यूस ड्यू टू एयर इंट्रेनमेंट. तो अगर आपने ज्यादा एयर इंट्रेनमेंट कर दिया तो अब वहां पे ऑब्वियसली वॉइड्स तो आ रहे हैं, चाहे वो छोटे वॉइड्स हैं या बड़े वॉइड्स हैं, कुछ वॉइड्स आने की वजह से आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो सकती है. दैट में हैपन. ठीक है, बट हम लोग इतना कंट्रोल्ड अमाउंट रखते हैं और इतना प्रॉपर तरह से करते हैं कि ऐसा होने का चांस कम ही रहता है. ठीक है, अब कॉमनली यूज्ड एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स क्या हैं? तो कॉमनली यूज्ड एयर इंट्रेनर्स जो हैं वो क्या हैं? तो देखिए इसमें है पहला एल्यूमिनियम पाउडर, और उसके बाद आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हम लोग यूज कर सकते हैं. इसके बाद आता है यहां पे हम लोग देखते हैं फैटी ऑयल्स भी होते हैं, या फिर नेचुरल वुड रेजिन्स, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं. सो दीज आर सम
कंपाउंड्स विच कैन बी यूज्ड एज अ एयर इंट्रेनर। ठीक है, तो एयर इंट्रेनर के एडवांटेजेस ज्यादा है इसलिए हम इनको यूज करते हैं। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर बहुत ज्यादा यूज कर देंगे तो स्ट्रेंथ कम हो सकती है, बट इसके अगेंस्ट जो एडवांटेजेस हैं वो ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और इट इज ऑल्सो वाटर रिड्यूसर। सो वाटर रिड्यूसर में 3 हो गए, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर और एयर इंट्रेनर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं केमिकल एडमिक्सचर डिस्कस कर लिया हमने, 5 केमिकल एडमिक्सचर थे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं बेसिकली मिनरल एडमिक्सचर्स पे। 2 हैं, एक केमिकल हो गया, अब मिनरल पे आते हैं। सो मिनरल एडमिक्सचर्स, मिनरल एडमिक्सचर्स, मिनरल एडमिक्सचर्स, these are basically pozzolanas। These are basically pozzolanas। ये कोई और नए एडमिक्सचर नहीं है, ये पोजोलानाज ही हैं। These are basically pozzolanas which are added in concrete to mainly modify its durability, modify its life, that is durability। ठीक है, तो इनको हम लोग जो बेसिकली ऐड करते हैं उनमें मेन फोकस ये होता है कि हमारी ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, हमारी लाइफ इंप्रूव हो जाए, हमारा जो कंक्रीट है वो ज्यादा दिन तक हम उसको यूज कर सके और उससे हमें बेटर लाइफ मिले। सो इसके लिए ही ये मेनली यूज होते हैं मिनरल एडमिक्सचर। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है जब हम सीमेंट पढ़ रहे थे कि किस तरह से ये मिनरल एडमिक्सचर हमारी प्रॉपर्टी को, सीमेंट की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करते हैं। जैसे ये हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस करते हैं, श्रिंकेज रिड्यूस करते हैं, सल्फेट अटैक रिड्यूस करते हैं और आपके क्रैक्स रिड्यूस करते हैं, परमेबिलिटी इससे कम हो जाती है। तो ये सब सारी चीजें जब होंगी तो ऑब्वियसली लाइफ जो होगी वो इंप्रूव हो जाएगी। सो दिस विल इंप्रूव द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है मिनरल एडमिक्सचर के? एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एडमिक्सचर्स, मिनरल एडमिक्सचर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, आपको पता ही है, जैसे फ्लाई ऐश है, सिलिका फ्यूम है, जीजीबीएस है। जीजीबीएस का फुल फॉर्म पता ही आपको, ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। और नेक्स्ट उसके बाद है मेटाक्योलिन। ये सब IS 456 में मेंशन्ड है, मेटाक्योलिन है। और फिर राइस हस्क है, राइस हस्क ऐश है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के केमिकल मिनरल एडमिक्सचर्स हो सकते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये मिनरल एडमिक्सचर बेसिकली, अब आप याद ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली पोजोलॉनिक एक्शन के थ्रू ही बिहेव करते हैं। और इनको हम लोग 2 तरह से यूज कर सकते हैं, या तो हम सीमेंट में यूज कर ले इनको, एट द टाइम ऑफ सीमेंट मेकिंग उसी में हमने पोजोलोना ऐड कर लिया, और वी कैन ऐड इट लेटर ऑन in case of at the time of making of concrete. So we can add them at the time of making of concrete as well as at the time of making of cement. तो वहां पे हम लोग दोनों के टाइम इसको यूज करते हैं और बिहेवियर दोनों का सेम होता है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ये मिनरल एडमिक्सचर इस तरह से पोजोलोनिक एक्शन ही है, पोजोलोना ही है, इन्हीं का नाम मिनरल एडमिक्सचर है। और IS कोड में ये मिनरल एडमिक्सचर कुछ मेंशन्ड है जिनको हम एज अ मिनरल एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं। चलिए, अब आपके एडमिक्सचर हो गए। एक टॉपिक और एक क्वेश्चन आपके वर्कबुक में है कि व्हाट इज कंक्रीट कैंसर? कंक्रीट कैंसर, तो कंक्रीट कैंसर अगर वर्ड आपसे कोई पूछे कि कंक्रीट कैंसर बेसिकली क्या होता है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट, प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग और डिस्पर्शन ऑफ कंक्रीट, डिस्पर्शन ऑफ कंक्रीट ड्यू टू increase in volume of reinforcement inside the concrete due to rusting oblique corrosion। तो यहां पे क्या होता है कि अगर इनसाइड द कंक्रीट के अंदर जो रेनफोर्समेंट है, अगर उसमें करोजन हो रहा है, कंक्रीट के अंदर जो रेनफोर्समेंट है उसमें अगर करोजन हो रहा है, तो उस करोजन की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और उसका जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसमें अंदर से एक्सपेंशन होने लगता है, क्रैकिंग होने लग जाती है, डिस्पर्शन होने लग जाता है, स्पालिंग ऑफ कंक्रीट बोलते हैं हम लोग। वहां पे कंक्रीट की स्पालिंग होने लग जाती है। एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट स्पालिंग ऑफ कंक्रीट इज द करोजन इनसाइड द रेनफोर्स्ड कंक्रीट। उसके अंदर जो करोजन है वो स्पालिंग का मेन रीजन होता है। और क्यों होता है करोजन ऑफ द रेनफोर्समेंट? देयर में बी मेनी रीजन ऑफ द करोजन ऑफ द रेनफोर्समेंट। लाइक अगर आपका रेनफोर्समेंट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर है, या एकदम उसका कवर प्रॉपर नहीं है, या फिर उसमें कोई केमिकल इनग्रेस कर रहा है, या कोई वाटर पेनिट्रेट कर
रहा है, तो इस तरह से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कंक्रीट कैंसर भी कहते हैं, बिकॉज इट विल बेसिकली रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सिग्निफिकेंटली. Okay, so this is all about the concrete. I have discussed most of the things which have been asked in your exam. Now I will discuss the workbook before moving further to next chapter. First of all, I will discuss the workbook. So workbook हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वर्कबुक में हम लोग 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके थे. अब हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी में एक चैप्टर हमारा बीच में बचा हुआ था, दैट वॉज एडमिक्सचर. जो 4th चैप्टर था वो एडमिक्सचर था. हमने सीमेंट, मोटार, लाइम और एग्रीगेट डिस्कस कर लिया था. एडमिक्सचर तो मैंने पढ़ाया नहीं था, इसलिए वो अभी डिस्कस कर रहा हूं. तो एडमिक्सचर का चैप्टर अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या आंसर्स होंगे, मैं वो आंसर्स आपको बता देता हूं. तो ये 4th चैप्टर है एडमिक्सचर का, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत इजी क्वेश्चन है एडमिक्सचर के, जो हम लोग पढ़ते चलते हैं और होते जाएंगे. जैसे ये इसमें लिखा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पोज़ोलाना यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन कंक्रीट हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस. क्या एडवांटेजेस हैं पोज़ोलाना के यूज करने के, तो इसमें लिखा है इट इंप्रूव्स द वर्केबिलिटी विद लेसर अमाउंट ऑफ वाटर. ये पहला हो गया. दूसरा है इट इंक्रीजेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड सो सेट द कंक्रीट क्विकली. ये तो गलत है. ये हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज कहां करेगा, तो डिक्रीज करेगा. तो सेकंड ऑप्शन, आप जहां पे भी जिस भी ऑप्शन में 2 है वो हटा दीजिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है, सी ऑप्शन. सो इसका आंसर इज सी ऑप्शन, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इट इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू अटैक बाय सॉल्ट एंड सल्फेट्स. ऑब्वियसली ये सल्फेट रेजिस्टेंस बढ़ाता है. नेक्स्ट है इट लीचेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लीचेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, इट कंज्यूम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये लीच नहीं करता, ये कंज्यूम करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को. तो ये स्टेटमेंट इस तरह से गलत है. तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. सेकंड में आपको क्या करना है, मैच कराना है. एडमिक्सचर है और उनका नाम मैच कराना है. तो जैसे कैल्शियम लिग्नोसल्फेट है, तो आपको पता है ये क्या है, ये वाटर रिड्यूसर है. कैल्शियम लिग्नोसल्फेट मैंने बताया आपको वाटर रिड्यूसर है, प्लास्टिसाइजर है. नेक्स्ट एल्यूमिनियम पाउडर, अभी मैंने बताया एयर इंट्रेनर है, ठीक है. इसी तरह से टार्टरिक एसिड मैंने बताया रिटार्डर है, और उसी तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट एंटी ब्लीडर है, ठीक है. तो इस तरह एंटी ब्लीडर का मतलब फाइन पार्टिकल है जो ब्लीडिंग को कम करता है. तो इस तरह से ऑप्शन बी, सेकंड का ऑप्शन बी. थर्ड इज यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर एज एडमिक्सचर. अगर हम लोग सुपर प्लास्टिसाइजर को एज एडमिक्सचर यूज करते हैं, तो उसमें लिखा इंक्रीज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. नहीं भाई, ऐसा किसने बोल दिया, इसको ऐड करने से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज होती है. नेक्स्ट लिखा है कि परमिट्स लोअर वाटर सीमेंट रेशियो, देयरबाय स्ट्रेंथ इज इंक्रीज. यस, इट इज करेक्ट. ये मैंने बोला कि ये परमिट करता है लोअर वाटर सीमेंट रेशियो एंड देयरबाय कंक्रीट की स्ट्रेंथ मॉडिफाई होती है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ओनली सेकंड स्टेटमेंट. थर्ड इज अगेन रॉन्ग, बिकॉज रिड्यूसेस द सेटिंग टाइम. नो, इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम. ये सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, सेटिंग को स्लो करता है. एंड नेक्स्ट परमिट्स लोअर सीमेंट कंटेंट, ये भी गलत है. तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो थर्ड का आंसर इज डी. फोर्थ क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर इन द कंक्रीट. तो एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर क्या करते हैं, इंप्रूव द वर्केबिलिटी. करेक्ट. इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी. यस, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएंगे क्योंकि फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और आपका, तो ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाएंगे. रिड्यूस सेग्रीगेशन इन ब्लीडिंग, ये ऑब्वियसली रिड्यूस करते हैं. और डिक्रीज कंक्रीट डेंसिटी, यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑल द थिंग्स आर करेक्ट. तो फोर्थ का ए, all the options are correct. Now fifth है, consider the following statement. Admixture are added to concrete to increase its strength. गलत. Reduce heat of hydration, इससे भी हमें मतलब नहीं है. हीट ऑफ हाइड्रेशन हमें रिड्यूस करने से मतलब नहीं है एडमिक्सचर का. थर्ड स्टेटमेंट है कि डिले द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट. यस, ये हम कह सकते हैं कि रिटार्डर यूज होता है तो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को डिले करना चाहता है. यस, इट मे बी वन ऑफ द रीजन ऐड करने का एडमिक्सचर. और उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट थिंग इज, one minute, I want to open the workbook in PDF format also. Yes, so next thing is and reduce water cement ratio. Yes, तो ये भी करते हैं. तो 3 and 4. तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 and 4. तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज 3 and 4. तो डी ऑप्शन. ठीक है. सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाए. सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन अ सीमेंट पेस्ट. सीमेंट पेस्ट में सुपर प्लास्टिसाइजर का क्या रोल होता है, तो आप देख सकते हैं इट इज टू डिस्पर्स द पार्टिकल. ठीक है. दूसरे में लिखा है डिस्पर्स द पार्टिकल एंड रिमूव एयर बबल. तीसरा है डिस्पर्स द पार्टिकल, रिमूव एयर बबल एंड टू रिटार्ड द सेटिंग. यस, ऑल द 3 आर करेक्ट. सो सी ऑप्शन इज देयर, क्योंकि ये डिस्पर्स करता है पार्टिकल को, डिफ्लॉक करता है, आपका बबल, एयर बबल रिमूव करता है क्योंकि डेंसिटी बढ़ाता है तो एयर बबल रिमूव हो जाएगा, और रिटार्ड करता है सेटिंग को. तो यस, ऑब्वियसली ये सेटिंग को रिटार्ड करता है, ये मैंने बताया आपको. तो 6 का सी ऑप्शन. सेवेंथ का जो क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन का यहां पे लिखा है कंसीडर द एडिशन ऑफ द सर्फेक्टेंट इन कॉन्क्रीट मिक्स रिजल्ट इन. तो यहां पे क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट बेसिकली क्या है, एडमिक्सचर को ही हम लोग कहते हैं. तो ये इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो गलत है. डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो कैन बी करेक्ट. यस,
फिर उसके बाद इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, दैट इज नॉट डायरेक्ट बट यस वी कैन थिंक ऑफ इट. डिक्रीज इन द क्यूरिंग ड्यूरेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है. इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, यस, सो दे कैन इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इफ दे आर प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, तो दे कैन इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट. तो ये करेक्ट है, 5 इज करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. सो विच ऑप्शन इज हैविंग इन विच 2 and 5 इज देयर, तो दैट इज बी ऑप्शन. ऑल्दो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट फुली करेक्ट, लाइक इट शुड बी रिटन एज इंक्रीज द स्ट्रेंथ बाय रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट, इस तरह से लिखा होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन मैच के हिसाब से वी कैन टेक ऑप्शन बी एज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. 8th क्वेश्चन देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द इफेक्ट ऑफ एन एयर एंट्रेनमेंट इज इन कॉन्क्रीट इज टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, यस करेक्ट. अभी मैंने बताया आपको इंप्रूव्स वर्केबिलिटी एंड डिक्रीज स्ट्रेंथ, ऑल करेक्ट. आप देख सकते हैं इसमें सारा कुछ करेक्ट है, क्योंकि तीनों चीजें होती हैं. डिक्रीज हो जाती है स्ट्रेंथ आपकी कभी कभी, और एयर एंट्रेनमेंट से आपका वर्केबिलिटी इंप्रूव होता है, और फ्रीज एंड थॉ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है यहाँ पे. Question number 9 is in handling air in training admixture, the beneficial amount of entrained air depends upon certain factors. तो ये जो entrained air है उसमें वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो बेनिफिशियल अमाउंट है. सो दैट डिपेंड्स ऑन टाइप एंड द क्वालिटी ऑफ एयर इंट्रेनिंग एजेंट, यस दैट इज करेक्ट, उस पर डिपेंड करेगा. नेक्स्ट लिखा है वाटर सीमेंट रेशियो, ऑब्वियसली इस पे भी डिपेंड करेगा. ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, नहीं एग्रीगेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एयर इंट्रेनमेंट है तो एग्रीगेट से कोई लेना देना नहीं है, खास करके स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट से कोई लेना देना नहीं है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एक्सटेंट ऑफ द कॉम्पैक्शन, यस इस पर डिपेंड करेगा. सो ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी करेक्ट हैं. सो 9th का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 10. यूज ऑफ फ्लाई एश एज एन एडमिशन इन कॉन्क्रीट रिड्यूसेस सेग्रीगेशन इन बिल्डिंग, यस करेक्ट, ये करता है. सेकंड इज द यूज ऑफ फ्लाई एश एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड इन अ लीन मिक्स इंक्रीज द वर्केबिलिटी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट ऑन द ड्राइंग श्रिंकेज. नहीं देखिए यहाँ पे जो इसने लिखा है ना कि नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ड्राइंग श्रिंकेज, ये गलत है. फ्लाई एश का इफेक्ट होता है ड्राइंग श्रिंकेज पे, तो ये नो सिग्निफिकेंट लिखना तो बिल्कुल गलत है. तो इसके लिए 10th का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो 10th का सी ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. कैल्शियम क्लोराइड एडिशन इन द कॉन्क्रीट प्रूव्स मोर इफेक्टिव इन स्लो हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट देन इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ऑलरेडी रैपिड हार्डनिंग है उसमें अलग से कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने का बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं होगा. आगे लिखा है कि कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज एन इफेक्टिव एक्सीलरेटर. Calcium chloride act as an effective accelerator, thereby increasing rate of reaction. Yes, ये तो करता ही है. तो इसीलिए क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड एसिलरेटर है, इसीलिए इसको रैपिड हार्डनिंग में यूज करने की जरूरत नहीं है. इसको स्लो हार्डनिंग में अगर यूज करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. सो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन भी है एंड वी कैन से इट इज ऑप्शन ए. बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड इज एक्सप्लेनिंग ऑल्सो. सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है कि एडमिशन इन कंक्रीट इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंक्रीट. नहीं, इसेंशियल नहीं है, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है लेकिन इसेंशियल नहीं है. सो इसेंशियल तो नहीं हो सकता. हाँ इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, लेकिन इसेंशियल का मतलब है इसके बिना कंक्रीट नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है. सो इट इज नॉट इसेंशियल. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द एडमिक्सचर हेल्प इन इंप्रूविंग और मॉडिफाई स्पेसिफिक क्वालिटीज इन द कंक्रीट, यस दैट इज करेक्ट. सो सेकंड का फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, तो ऑप्शन इज डी ऑप्शन. सो 12th क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड करेक्ट है, देन इट इज डी ऑप्शन. सो दिस इज चैप्टर एडमिक्सचर का चैप्टर हो गया. नाउ आई एम मूविंग टू चैप्टर ऑफ कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट का जो चैप्टर है, कॉन्क्रीट वर्कबुक कॉन्क्रीट चैप्टर. ठीक है, तो वर्कबुक का जो कॉन्क्रीट चैप्टर है उस पे आ जाते हैं. नेक्स्ट चैप्टर आपका 6th चैप्टर कॉन्क्रीट है. ठीक है, तो कॉन्क्रीट पे आके डिस्कस करते हैं. तो कॉन्क्रीट भी हम लोग भी पूरा पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं इजिली. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ओवर विच कॉन्क्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्स्ड इन अ मिक्सर मशीन. तो मैंने आपको बताया है कि मिक्सिंग के लिए कितने रिवॉल्यूशन चाहिए होते हैं, दैट इज 20 रिवॉल्यूशन. तो फर्स्ट का बी ऑप्शन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, आपको मैंने बता रखा है, ये डिस्कशन किया हुआ था उस समय न्यूमेरिकल पढ़ाते समय, तो सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3 का कि द कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंडर स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर. तो इनका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो क्यूब स्ट्रेंथ का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है,
और सिलेंडर स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे भी सिलेंडर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो कौन ज्यादा होगा, मैंने कल ही बताया था, क्यूब स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर सिलेंडर का स्ट्रेंथ होगा, और उसके बाद क्या होगा, तो 1 पहले होगा, फिर 2 होगा। अच्छा, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे लास्ट में 1 होगा और उसके पहले 2 होगा। तो ए और सी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, जिसमें 1 और 2 आ रहा है लास्ट में। लेकिन 3 और 4 में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो 3 और 4 में फिर से मैंने बताया था कि स्प्लिट टेंसाइल की स्ट्रेंथ कम होती है और ज्यादा एक्यूरेट होती है। और मॉडुलस ऑफ रैप्चर जो था, ये बेसिकली मॉडुलस ऑफ रैप्चर क्या है, यहाँ पे थर्ड में ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ रैप्चर जो है ये किसका नाम है, ये बेसिकली फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम है। इसका मतलब क्या होता है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम है। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ रैप्चर। तो मॉडुलस ऑफ रैप्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ रैप्चर जो होता है वो ज्यादा होता है स्प्लिट टेंसाइल से। तो ऑर्डर विल बी लाइक कि सबसे कम होगा स्प्लिट टेंसाइल, फिर मॉडुलस ऑफ रैप्चर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन देखें, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्केबिलिटी टेस्ट इन ऑर्डर टू देयर एप्लीकेशन फ्रॉम लो टू हाई वर्केबिलिटी, ये भी मैंने बताया था। तो सबसे लो वर्केबिलिटी के लिए वीबी टेस्ट होता है, एंड हाई वर्केबिलिटी के लिए क्या होगा, उसमें यहाँ पे अगर हम लोग देखें 3 टेस्ट है, वीबी है, कॉम्पैक्टिंग है और स्लंप है। तो सबसे हाई के लिए फिर क्या हो जाएगा, स्लंप हो जाएगा, और सबसे लो के लिए वीबी हो जाएगा, और बीच में कौन आ जाएगा, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। तो ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट बाय स्टीम अंडर प्रेशर, क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट बाय स्टीम अंडर प्रेशर। अब इसमें लिखा है कि इंक्रीजेस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, आप देखिए इंक्रीज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट है। जब 1 और 3 करेक्ट है तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 1 और 3 करेक्ट लिखा हो। तो इन्होंने ऑप्शन ए दिया है जिसमें 1 और 2 और 3 तीनों करेक्ट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सबको। तो देखिए ऑप्शन शुड बी 1 और 3, देखिए क्लियर ऑप्शन शुड बी 1 और 3, करेक्ट ऑप्शन शुड बी 1 और 3। बट यहाँ पे 2 को भी इन्होंने करेक्ट बोला है, जिसमें लिखा है कि रिड्यूसेस द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। बेसिकली ये शियर स्ट्रेंथ को रिड्यूस नहीं करता, ये स्टेटमेंट पार्शियली इनकरेक्ट है। ये बेसिकली ये अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो एक ही कीमत पे करेक्ट होगा, जब आपका ये शियर स्ट्रेंथ की जगह बॉन्ड स्ट्रेंथ होता। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ को कई जगह पे लोग शियर स्ट्रेंथ की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए ये पार्शियली करेक्ट भी है, पार्शियली इनकरेक्ट भी है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो रेनफोर्समेंट होते हैं उनकी तरफ चारों तरफ जो बॉन्डिंग होती है वो स्टीम क्यूरिंग में हमारी उतनी मॉडिफाई नहीं हो पाती, वो कम होती है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है जेल को बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी वहां पे रिड्यूस हो जाती है। तो अब यहां पे मजबूरी है, हम लोग इस हिसाब से हम लोग करेक्ट जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन शुड बी, जो कि यहां गिवन नहीं है, शुड बी 1 और 3 because 2 is partially correct, because 2 is partially correct, 2 जो है वो partially correct है, partially incorrect है। So but in this case, अब यहां पे मजबूरी है हमारी, so in this case we have to tick A ऑप्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से कई बार एग्जाम में भी हमारे साथ ऐसा होगा, जहां पे बहुत क्लियर कट नहीं होगा स्टेटमेंट, बट हमें उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच अ कॉन्क्रीट मिक्सचर विल रिमेन प्लास्टिक इज यूजुअली मोर डिपेंडेंट ऑन। देखिए वो टाइम जिसमें कॉन्क्रीट प्लास्टिक ही रहता है, मतलब सेटिंग ड्यूरेशन, और वो किस पे डिपेंड करती है। तो इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट देन ऑन अमाउंट ऑफ मिक्सिंग वाटर एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। बोल रहा है कि ये प्लास्टिसिटी डिपेंड करती है सेटिंग टाइम पे, अमाउंट ऑफ मिक्सिंग वाटर पे, लेकिन सबसे ज्यादा सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पे डिपेंड करती है। दूसरे में लिखा है कि ये डिपेंड करती है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, और सबसे कम डिपेंड करती है सेटिंग टाइम पे। तीसरे में लिखा है कि द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पे डिपेंड करती है, और अमाउंट ऑफ एडमिक्सचर पे, एटमॉस्फेयर पे कम डिपेंड करती है। जो लास्ट स्टेटमेंट है वो ज्यादा करेक्ट है, जिसमें लिखा है कि द अमाउंट ऑफ मिक्सिंग वाटर यूज्ड एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इन दोनों पे ज्यादा डिपेंड करता है ये चीज देन ऑन सेटिंग टाइम। मैंने याद है आपको बताया होगा कि सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट हैज वेरी लेस सिग्निफिकेंट ऑन द सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट। तो यहां पे ये बात कर रहा है सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट की। तो सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट is affected by the setting time of cement, but it is less affected, it is more affected by the surrounding temperature and the water added। तो इस पे ये ज्यादा डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए, 7th क्वेश्चन जो है, 7th क्वेश्चन क्या है आपका कॉन्क्रीट में कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें एक रेंजेस गिवन है कि हैंड कॉम्पैक्शन करना है, सैलो सेक्शन के लिए करना है। तो इसमें आप देखना, इसमें 7th में आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, पहले 2 गलत हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो पहला ऑप्शन तो हैंड कॉम्पैक्शन ऑफ हाईली रेनफोर्स्ड सेक्शन, जब हाईली रेनफोर्स्ड है तो उसमें हैंड कॉम्पैक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, तो वैसे ही गलत है। और सेकंड है कंक्रीटिंग ऑफ शैलो सेक्शन विद वाइब्रेशन, और उसमें अगर आप वाइब्रेशन कर रहे हैं तो इतनी हाई वर्केबिलिटी खास करके शैलो में देने का मतलब नहीं है, तो इसलिए 1 and 2 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए 8 में है कि क्योरिंग ऑफ कंक्रीट इज नेसेसरी बिकॉज कंक्रीट नीड्स मोर वाटर फॉर केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं है भैया, वाटर तो पहले से ही है उसमें। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द वाटर इनिशियली, यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड पेनिट्रेशन ऑफ सराउंडिंग वाटर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये भी गलत है, तो 2 ओनली, तो 8वें का सी ऑप्शन करेक्ट है। 9th में आ जाते हैं, which one of the following is the correct regarding the most effective requirement of durability of concrete। तो मोस्ट इफेक्टिव रिक्वायरमेंट क्या होती है ड्यूरेबिलिटी की, प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट नियर द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस, ये कौन करेगा, ये तो गलत है क्योंकि नियर नहीं होना चाहिए, वो अंदर होना चाहिए, तो ए गलत हो गया। दूसरा अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग टू द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस, ठीक है, बट ये मोस्ट इफेक्टिव क्या होगा वो आगे देखते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग द मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड द टाइप ऑफ सीमेंट, यस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए है कि अगर हम लोग ड्यूरेबिलिटी अच्छी चाहते हैं तो हम लोग मिनिमम सीमेंट कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, वाटर सीमेंट रेशियो को रिस्ट्रिक्ट करें। याद होगा आपको मैंने मिक्स डिजाइन में बताया कि वाटर सीमेंट रेशियो एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। और टाइप ऑफ सीमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, ऐसा सीमेंट ना यूज करें जिसमें केमिकल अटैक हो और जिसमें सॉल्ट्स हो, तो इस तरह से हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज सी ऑप्शन, सो 9th का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 10 में आ जाते हैं। 10 में क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट शुड बी क्योर्ड अंडर अ ह्यूमिडिटी, ये तो मैंने लिखवाया 90% ह्यूमिडिटी, तो 10 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 11 में आते हैं। 11th क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज डिस्क्राइब द रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द फ्रेश कंक्रीट। मैंने अभी डिस्कस किया कि व्हाट इज द रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द फ्रेश कंक्रीट, सो इट इज नॉन न्यूटोनियन, सो सेकंड इज करेक्ट, नॉन न्यूटोनियन। एंड इसमें आपने देखा कि रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर रेट डिपेंड अपॉन द शियर रेट, तो इसमें कौन सा करेक्ट है, देखिए रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर रेट, जो भी मैंने एक डायग्राम दिखाया था आपको, डिपेंड अपॉन द शियर रेट, ऑब्वियसली वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता, वो शियर रेट पे डिपेंड करता है क्योंकि ये फ्लूइड है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो 2 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, सो 2 and 4 बी ऑप्शन, 11 का बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है 12th कि Na2N K2N कंक्रीट लीड्स टू, ये तो एल्कलीज है, देखो एल्कलीज होंगे तो क्या करेंगे आपको पता है, एक्सपेंसिव रिएक्शन कर सकते हैं डेफिनेटली, क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट, बेसिकली डिसरप्शन ऑफ कंक्रीट क्रैकिंग का ही दूसरा नाम है, और श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, नहीं श्रिंकेज नहीं करते, तो ये 12 का सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 13 देखिए, द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट, लो हिट सीमेंट सेट फास्टर देन ओपीसी, ये कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो पहला रॉन्ग है इसमें आपका, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड है फाइनल सेटिंग टाइम डिसाइड द स्ट्रेंथ, अरे ये कहां से हो गया, सेटिंग टाइम का स्ट्रेंथ से क्या लेना देना, सो दूसरा रॉन्ग हो गया, तो जब 2 रॉन्ग हो गए तो 1 and 2 के बाद 3 4 5 जो है वो सही है, सो 13th का सी ऑप्शन हो जाएगा। 14th में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा हाई एल्यूमिना सीमेंट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन देन ओपीसी 43, यस करेक्ट है। नेक्स्ट है इट इज नॉट सुटेबल फॉर यूज इन कोल्डर रीजन, अरे भाई ये तो गलत है ना, कोल्डर रीजन में ही तो यूज होता है ये, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली, सो 14 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, मैंने अभी डिस्कस किया था हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, तो इसमें क्या चाहिए, तो सीमेंट चाहिए, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, ये तो सब में चाहिए, ये सारे कंक्रीट में चाहिए। इसके बाद इसमें लिखा है कि इसमें मिनरल एडमिक्सचर चाहिए, यस मैंने बोला मिनरल एडमिक्सचर चाहिए क्योंकि ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है। इसमें केमिकल एडमिक्सचर चाहिए, हाँ भाई ये भी चाहिए क्योंकि वर्केबिलिटी बढ़ानी है, तो ये ऐसा कंक्रीट है जिसमें दोनों एडमिक्सचर यूज होते हैं, मिनरल भी केमिकल भी, और इंग्रेडिएंट्स तो है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, जितने लिखे हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 17th क्वेश्चन क्या है कि if more consider the following statement, if more water is added to the concrete for increasing its workability, it results into the concrete of low strength, करेक्ट है बात। नो स्लम्प इज एन इंडिकेशन ऑफ गुड वर्केबल, नहीं भैया ये तो गलत है ना, नो स्लम्प मतलब लो वर्केबल कंक्रीट, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड वाले ऑप्शन हट जाएंगे, पहले वाले बचेंगे, ए और सी बचेगा। अब 3 and 4 में देखते हैं, हायर द स्लम्प ऑफ द कंक्रीट लोअर विल बी इट्स वर्केबिलिटी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, हायर द स्लम्प मतलब हायर द वर्केबिलिटी, इसका मतलब 1 and 4 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। तो सॉरी हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हाँ 16, तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा 1 and 4, दैट इज सी ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट
for a pre-specified strength of concrete using standard notation permitted on a free water cement ratio will be। तो ये तो मैंने आपको मिक्स डिजाइन में बताया है कि अगर आपको वाटर सीमेंट रेशियो पता है तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वाटर कंटेंट बाई सीमेंट कंटेंट एंड इक्वल टू वाटर सीमेंट रेशियो, ये आपको यहां पे पता है। तो अब आप देखो, अगर ये आपको पता है तो यहां से सीमेंट कंटेंट क्या हो जाएगा, सीमेंट कंटेंट इक्वल टू वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। तो इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सो आंसर इज विच ऑप्शन, बी ऑप्शन, 17th का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड और टेक्निक विल बी यूज्ड फॉर प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन डीवाटर्ड कैसन्स और कॉफर डैम्स। देखो, जब ये डीवाटर्ड है, कैसन भी लगा रखा है, कॉफर डैम लगा रखा है, तो ये फिर किस बात की आपकी अंडर वाटर, ये तो अंडर वाटर हुआ नहीं। तो इसमें जो ट्रिमी पाइप दिया है वो तो मतलब ही नहीं है। ट्रिमी पाइप तो तब यूज होता है ना जब वाटर होता है, जब हमने डी वाटरिंग कर लिया, जब हमने कैसन्स लगा दिए। मैंने बताया आपको, जब हमने डी वाटरिंग कर दिया, कैसन कर दिया, तो ये तो नॉर्मल ड्राई जैसा हो गया ना। तो इसमें सिंपली क्या यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे द ड्राई प्रोसेस, द ड्राई प्रैक्टिस। सो दैट इज 18D इन द ड्राई प्रैक्टिस, सिंपल ड्राई प्रैक्टिस यूज करेंगे क्योंकि कॉन्क्रीट ड्राई हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है कि परमेबिलिटी इन कंक्रीट इज स्टडीड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फॉर और गार्डिंग अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, तो परमेबिलिटी जो कंक्रीट होती है वो क्या क्या फीचर्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें देखिए, द पेनेट्रेशन बाय मटेरियल इन अ सॉल्यूशन में एडवर्सली अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, मोर ओवर एग्रेसिव लिक्विड्स अटैक द कंक्रीट। ठीक है, इन केस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर रिजल्ट्स इन द करोजन ऑफ स्टील लीडिंग टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, अभी मैंने ये डिस्कस किया आपको कंक्रीट कैंसर में। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा है कि द मॉइस्चर पेनिट्रेशन डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी, करेक्ट बात है। एंड इफ द कंक्रीट कैन बिकम सैचुरेटेड विद वाटर इट इज लेस वल्नरेबल टू फ्रॉस्ट एक्शन। अरे भैया, ये तो गलत है ना। If concrete is saturated with water, then it is most vulnerable to frost, क्योंकि वहां वाटर है तो फ्रीज होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो सही हैं। तो 19th का बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 20th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ऑन एन एवरेज इन 125 mm slump द कंक्रीट में लूज अबाउट इन फर्स्ट 1 hour। तो अगर 125 mm है तो कितना, ये किस रेट से ये लूज करता है अपना स्लम्प वैल्यू, किस लूज से, प्लास्टिसिटी किस रेट से लूज करता है। तो ये कोडल प्रोविजन है, कोडल डेटा है, इसका होता है डी ऑप्शन। 50 mm ऑफ स्लम्प 1 घंटे में वो लूज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21 में कोई आंसर सही नहीं है क्योंकि एक्सप्रेशन इन्होंने गलत लिखा है। करेक्ट एक्सप्रेशन मैंने आपको दिखाया था, फॉर 21 के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन दिखाया था, तो उसको आप रीअरेंज करेंगे ना तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने गलत लिख दिया है उसको। तो आप इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा बस, जो मैंने आपको कल दिखाया था, ये एक्सप्रेशन करेक्ट वाला एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 21 के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें जो एक्सप्रेशन दिया है वो गलत है, तो आप ये याद रखें, और ये करेक्ट है। सो ये याद रखिएगा, ये अगर आपको याद है तो कोई भी इसमें इन्होंने अगर इधर उधर करेंगे तो भी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये याद रखना है। तो 21 में जो गिवन ऑप्शन है उसमें एक भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सेग्रीगेशन इन कंक्रीट रिजल्ट्स इन। ठीक है, तो अब देखो सेग्रीगेशन जो होता है, सेग्रीगेशन यहां पे क्या करता है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर है, हनी कॉम्बिंग हो जाती है। हनी कॉम्बिंग मैंने कल आपको दिखाया था, हनी कॉम्बिंग क्या होती है, तो वो सेग्रीगेशन की वजह से होती है। जैसे आपने देखा था, ये हनी कॉम्बिंग हुई थी, ये सेग्रीगेशन की वजह से हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हनी कॉम्बिंग हुई है और सेग्रीगेशन की वजह से हुई है। तो हनी कॉम्बिंग हो सकती है, तो थर्ड तो करेक्ट है। इसके बाद सरफेस स्केलिंग और सैंड स्टिक, देखिए ये दोनों भी होती हैं लेकिन ये ब्लीडिंग की वजह से होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 में इन्होंने सिर्फ सेग्रीगेशन लिखा है, लेकिन सेग्रीगेशन में ब्लीडिंग की वजह से पहले दोनों प्रॉब्लम आती है, सैंड स्टिक और सरफेस स्केलिंग, और सेग्रीगेशन से आता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज ओनली ड्यू टू सेग्रीगेशन, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ब्लीडिंग को भी हम एक टाइप ऑफ सेग्रीगेशन ही मानते हैं, ब्लीडिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस हिसाब से हम लोग आंसर कर सकते हैं, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट इज मेनली ड्यू टू ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। तो जो भी इसमें लिखा है वो दैट इज मेनली ड्यू टू ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस मैनर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंक्रीट। तो इसमें लिखा है कि हाई टेम्परेचर स्टीम क्योरिंग ऑफ कंक्रीट इज रिकमेंडेड फॉर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। करेक्ट है स्टेटमेंट, 1 इज करेक्ट।
ठीक है। नेक्स्ट, कंक्रीट एज अ फ्लूइड इज मोर ऑफन एज्यूम टू बी बिहेव लाइक अ बिंगम फ्लूइड, ये भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड में लिखा है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड क्योरिंग शुड बी डन अंडर ह्यूमिडिटी ऑफ 80%, नहीं 90%, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो 1 and 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट की लिमिटेशन क्या है? तो एज सच देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्केबिलिटी एंड द वैल्यू ऑफ स्लम्प ऑफ कंक्रीट, सही बात है। नेक्स्ट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर अ कंक्रीट इन विच मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट, यस 40 mm से ज्यादा का अगर एग्रीगेट्स है तो इसके लिए सुटेबल नहीं होता। थर्ड है कि डज नॉट ग्रांट द फैसिलिटी टू डिटेक्ट, ये गलत है, ये देता है फैसिलिटी आपको, तो पहले दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं और तीसरा गलत है, तो 1 and 2 ऑप्शन इसमें होगा। सो क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट, 24 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंक्रीट कैंसर, हमने अभी डिस्कस किया था कंक्रीट कैंसर। सो दिस फिनोमेना इज accompanied by extensive expansion and may lead in bad cases to complete disruption and disintegration of concrete, yes पहला करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव होता है और एक्सपेंशन से डिसरप्शन ऑफ कंक्रीट होता है, करेक्ट। द ट्रबल इज ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन सिलिका इन एग्रीगेट एंड एल्कलीज इन द सीमेंट, नहीं ये एल्कली सिलिका रिएक्शन नहीं है, ये तो कंक्रीट का जो है रेनफोर्समेंट का करोजन है, इसकी वजह से आया है। So that statement is not correct. So first statement is correct only. 25 का A हो जाएगा, क्योंकि second statement is related to alkali silica reaction, तो उसको concrete cancer नहीं कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इन्होंने लिखा है द ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट इज सेड टू अकर व्हेन फाइनर पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम, कोर्सर पार्टिकल गेट सेपरेटेड, वो तो सेग्रीगेशन होता है, सीमेंट पेस्ट राइजेस टू द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, यस ये करेक्ट है। सो दैट इज 26 का सी, दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट concerning the elasticity of the concrete. Straight strain behavior of concrete is a straight line up to 10% of ultimate stress. Yes, it may be straight line for some duration, some stress. Strain determination is obtained from tangent modulus. नहीं, इसको हम लोग second modulus से निकालते हैं, जो कि थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज आल्सो कॉल्ड एज सेकंड मॉडुलस, तो सेकंड मॉडुलस हम लोग यूज करते हैं, तो 1 and 3 इज द करेक्ट। सो 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द रियोलॉजिकल और फ्लो इक्वेशन ऑफ द फ्रेश कंक्रीट इज एक्सप्रेस्ड बाय, ऑब्वियसली बिंघम मॉडल जो होता है बिंघम फ्लूइड, तो 28 का बी होगा। सो एंड नाउ विल डिस्कस असर्शन रीजंस। असर्शन रीजंस में क्या है? फॉर आइडेंटिकल मिक्स the cube compressive strength of a concrete obtained from 15 centimeter cube is higher than the 15 into 30 centimeter cylinder. ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हमने डिस्कस किया हुआ है। क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज हायर देन द सिलेंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ इट्स हायर कॉन्टेक्ट एरिया, नहीं इसकी वजह से नहीं है, इट इज ड्यू टू लेंथ टू डाया रेशियो, इसकी वजह से है, इट इज ड्यू टू रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट। तो करेक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 29 उसका आपका जो पहला असर्शन है वो तो सही है, लेकिन रीजन गलत है, सो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि द स्प्लिटिंग टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गिव मोर यूनिफॉर्म रिजल्ट देन एनी अदर टेंसाइल टेस्ट, सही है। द स्प्लिटिंग टेस्ट मोड कैन बी यूज्ड, यस दोनों सही है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 30th का बी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों करेक्ट है। 31 क्वेश्चन नंबर 31 में है कि द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट आर लिटिल यूज इन द असेसिंग द हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट, सही बात है। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट इन सीटू इज नॉट डिपेंड अपॉन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट यूज, यस करेक्ट है, क्योंकि सेटिंग टाइम का कोई लेना देना नहीं है स्ट्रेंथ से, इसलिए सेटिंग टाइम टेस्ट का स्ट्रेंथ के में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, तो ये एक्सप्लेनेशन भी है और ये करेक्ट भी है, तो 31 का ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि 1 year strength of continuously moist cured concrete is 40% higher than that 28 days strength, while no moisture curing can lower the strength to about 40%. Yes, it is the practically obtained and it is written in ML Gambhir book, you can read it, the same line is written there. So yes, it is practically obtained कि अगर आप moist curing करेंगे तो 40% higher strength आ सकती है, और अगर नहीं करेंगे तो 40% strength आपकी कम भी हो सकती है। और इसके बाद second statement जो है कि moist curing for the first 7 to 14 days results in compressive strength of 70 to 80%, that is also correct. So both the statement are correct but not explaining each other, so 32 का B option हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज कि ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन 28 डेज स्ट्रेंथ, ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन 28 डेज स्ट्रेंथ,
यस करेक्ट, कंक्रीट डज नॉट गेन एनी फर्दर स्ट्रेंथ, ये तो गलत है ना, कंक्रीट तो 28 दिन के बाद भी स्ट्रेंथ गेन करता है, तो 33 का सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि देर इज नो प्रैक्टिकल मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सरफेस एग्रीगेट्स। यस, कोई स्पेसिफिक सरफेस एग्रीगेट के मेथड तो नहीं है, ये बात ठीक है। दूसरा है कि सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन अचीविंग द राइट मिक्स डिजाइन। यस, ये करेक्ट है, तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रैपिड मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन विल टेक 3 days फॉर ट्रायल। यस, रैपिड मेथड होता है, तो इसमें हम लोग जल्दी से ट्रायल करते हैं। दिस रैपिड मेथड डिपेंड्स ऑन द क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इन वार्म वाटर एट अबव 50। ऑब्वियसली एक्सेलरेटेड क्यूरिंग होगी तभी जल्दी हो पाएगा, तो ये यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो 35 का बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कंक्रीट चैप्टर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। एंड इसके बाद हम लोगों ने एडमिक्सचर भी कवर हो गया। तो अब का जो चैप्टर अब आपका बचा है नेक्स्ट, वो क्या है, टिम्बर है, ब्रिक है, स्टोन है और कुछ मिसलेनियस है, वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे और इस क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। कंक्रीट तक कंप्लीट हो गया है और यहाँ तक हमने लगभग सारी चीजें कवर कर लिया है। तो ये इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। सारे क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मोस्टली हाँ, ये है कि सारे के सारे क्वेश्चंस में मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर में। कुछ क्वेश्चंस में हैव सम डाउट्स, वो लैंग्वेज की वजह से हो सकती है, या कुछ क्वेश्चंस स्पेशली कभी डिजाइन किए जाते हैं बहुत ही कहीं रिसर्च पेपर से उठा के कुछ स्टेटमेंट डाल देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को लेके आप पैनिक मत करिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं तो यू कैन सेंड इट टू मी, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। और अगर मेरे को लगेगा कि नहीं, इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन यू कैन लीव दैट ऑल्सो। Because remember one thing always during the preparation, that completing the whole thing or everything or every question is not important, but preparing the right thing is very important, कि what is very much important for our exam, तो वो हमें पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है। and from where means वही है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा गेन लेना चाहते हैं हम, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो आई एम क्लोजिंग हियर फॉर दिस लेक्चर, ऑल्दो इट इज ऑफ 95 मिनट ओनली, ये 2 घंटे का होना चाहिए, बट चलिए थोड़ा सा छोटा है, चलेगा। और अगले लेक्चर में हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इसलिए मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।